भी ज्वाइन नहीं किया, भानु नहीं मैं हूँ कर लिया ना आपको ना कॉल रिकॉर्ड कर लेना। कमल ने आज कर लिया तो कमल कर रहे हैं। ठीक है तो मीटिंग का एजेंडा है कि हम स्टार्टिंग से ही कैसे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैनेज और कंट्रोल में रखें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि स्कोप को अच्छी तरह से समझना ताकि हमको डिलीवरेबल्स जो है वो क्लियर हो, हमको फाइनली डिलीवर क्या करना है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फाइंड करना और उस पे क्लाइंट का टेक लेना कि वो क्या करना चाहता है और उसको फिर फाइनली स्कोप में इंक्लूड करना। देन जो चीजें हमारी स्पेस में निकल के आती है उसी चीज को जब हम डेवलपमेंट का काम रहता है कि वो इन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करे है ना कम ज्यादा कुछ ना हो मतलब हम तो डेफिनेटली ज्यादा करोगे तो फिर मतलब उसका वैसा नुकसान नहीं बट हाँ अगर आप एक चीज भी एक्स्ट्रा करोगे तो उसके तो उसका इफेक्ट देखने के लिए भी हैंडल करने के लिए भी फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी बचे और जो मांगा गया है हमने उसको क्लियरली और जैसा मांगा गया वैसा हम दे पाए। ये प्रैक्टिस है। तो डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें हम लोगों ने कुछ यूजर स्टोरीज की बात करी थी है ना और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की बात करी थी है ना, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कोड में फॉलो करने की बात करी थी ताकि अगर कुछ इधर चीजें होती भी है तब भी हमको मालूम रहे कि कोड स्केलेबल रहे, फ्लेक्सिबल रहे ताकि मिनिमम एफर्ट्स के अंदर हम लोग अचीव कर पाए अगर कुछ मिस हो गया तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कुछ भी गलत होने की जो आशंका है उसको हम थ्रू आउट द प्रोसेस स्प्रेड कर मतलब अगर कुछ गलत कोडिंग में भी हो जाता है तो हम कोड में इतना कोड करना अच्छा कर ले कि थोड़े से चेंजेस के साथ हम लोग अच्छा उसको वो चीज कर पाए और अगर कोड में कुछ गलती होती है तो तो हम लोग हैंडल जल्दी से जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है इसको हैंडल क्या था ऑब्जेक्टिव क्या था ये गलती हुई तो हम उसको तुरंत तो हमारा जो इस पूरा प्रोजेक्ट में है एक तो समझदारी सब में आनी चाहिए, ये मेजर सब में आनी चाहिए कि गलती किसी भी एंड पर हो है ना स्कोप से लेके इवन क्लाइंट अपनी बात हमको नहीं बताई क्या उसने उस तरह से नहीं समझाया और जब हमने उसको क्लैरिटी के लिए दिया हो कि आप ये समझो तब भी उसने पूरी तरह उस चीज को वैसे क्लियर किया जैसे हम चाहते हैं राइट। फिर वहां से और फिर जब हमारे पे आ जाती है चीजें ना वो स्कोपिंग से लेके फाइनली डिलीवर तक टेस्टिंग सब में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो मेन जो काम होना चाहिए अगर जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया शुरू से काफी टाइम से उनके साथ हम लोग छोटे प्रोजेक्ट किए तो जब तक मैं ही हैंडल कर रहा हूँ सब कुछ मेरे को क्वेश्चन पूछने मेरे को क्लैरिटी नहीं, मेरे को डेवलप करना है, मेरे को टेस्ट करना है, मेरे को डिप्लॉय करना है तो सब मैं कर रहा हूँ। तो एक सिंगल माइंड लगा हुआ है ना और हम देखते हैं कि उसमें चीजें फास्ट इन द सेंस कि कंट्रोल में निकल रही है काम लेकिन अब हमारा हम सिंगल बंदे के ऊपर सारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं डाल अगर हमको स्केल करना है तो अपने टास्क को डिवाइड करना पड़ेगा कि और मल्टीपल लेवल्स पे मल्टीपल क्या कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी है वो डिवाइड करनी कि आपका ये काम है आपका ये काम है आप करो और लेकिन एट द एंड ऑब्जेक्ट पूरी जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके प्राइमरी फोकस या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्रोजेक्ट को अच्छे से करें और अच्छे से टाइम पे डिलीवर करें, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है। तो अब इसको इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए है ना कई चैलेंजेस आते हैं खासकर जब टीम में कई लोग जुड़ जाते हैं फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होने सबसे बड़ा उसका मतलब सबसे बड़ा इफेक्ट जो आता है वो होता है कम्युनिकेशन। जैसे आप 4 लोग हैं कोई बात 4 लोग इन्वॉल्व हो गए तो जब नोट टू नोट मतलब पर्सन जब जो चीजें हैं वो आसान होंगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गैप आ जाए। आप कुछ एक टर्म को यूज करना चाह रहे हो समझाने के लिए दूसरा वाला बंदा है उसका उससे कुछ और समझता है या फिर उतना नहीं समझता रहता आप उसको आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है उसके माइंड में वो नहीं बनती ये है इन जनरल है।
तो उसको हम लोग दूर कैसे करें? हम लोग चाहते हैं क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्ड से भी सारी सेंटेंसेस से सारी चीजें नहीं क्लियर होगी, तो फिर हम क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट लगाते हैं, उससे भी क्लियर करके हम डिजाइन बनाओ, वायर फ्रेम्स है ना, ताकि जितनी क्लैरिटी ला सके उतनी क्लैरिटी हम लेके आने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद फ्लो डायग्राम, उसके है ना कि भाई ये पहले ये होता है तो ये होता है और फ्लो डायग्राम में लूप को ना एक या दो एंड पॉइंट्स पे लाके छोड़ना पड़ता है। मतलब हमारा जो कितने भी इफेक्ट्स बने अल्टीमेटली वो दो चार ही होते हैं, पर वो एंड आपने नोट किया होगा किसी भी फ्लो डायग्राम को देख के वो अल्टीमेटली दो चार चीजों पे ही जाके एंड और भी अच्छा होता है। बिजनेस की नीड हो सकती है कि दो चार पॉइंट पे एंड हो रहा है, बट कभी ज्यादा और भी अच्छा होता है कि जब सारी एक नोट पे एंड हो जाए, बट डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो जो भी बन रहा है किसी को। फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन के अलावा, है ना, वो आती है कि हम लोग जब हम लोग डेवलप कर रहे हो चीजें, क्या वो फ्रीक्वेंटली फीडबैक दिया जा रहा है या हम फ्रीक्वेंटली फीडबैक ले रहे हैं डेवलपमेंट, क्या हम डेमोज फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं या वैसे अपडेट दे रहे हैं क्लाइंट को या इंटरनली, जैसे अगर एक प्रोजेक्ट को भानु मैनेज कर रहा है ना, और हमारी कमल डेवलपर राइट, कमल लोग क्या वो थोड़ा सा टाइम लेके उसको दिखा रहा है कि ये करने वाले, क्या पता ये बता पाए कि नहीं ये तो ठीक है, ये चीज है और ये डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन कमल ने या डेवलपमेंट ने कर लिया, हमने किसी और वजह से, तो वहाँ पे गैप्स आते, तो इन गैप्स को फिल किया जाता है टाइमली और फ्रीक्वेंट फीडबैक्स के द्वारा, है ना। डेमो दो पूछो, ऑफ कोर्स कुछ कॉम्प्यूटर डेमो में ये कैसे करेंगे सर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टोरी से कॉन्फ्लिक्ट है ना, उन चीजों को तो हम हाथ के हाथ क्लाइंट से या जिसने बनाया उससे पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, चार हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है सबसे पहले अपने टीम में बताएं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई एनहेंसमेंट निकलता है तो उस एनहेंसमेंट को प्रोजेक्ट स्कोप में डालना है, करना है और वो सबको ही इवनली उस नॉलेज को या उस चीज को इवनली सबको बताना है ताकि सब लोग किसी पुराने डॉक्यूमेंट को या मतलब लेटेस्ट वर्जन को फॉलो करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ये चीज हुआ है। तो इस तरह की जो भी फाइंडिंग्स होते हैं सिर्फ दो लोगों के बीच में ना रहे, जैसे अगर सिर्फ कमल की टीम में अगर किसी ने भानु को बताया कि ये भानु ने आपको ऐसे ठीक है ओके, तो अब यहाँ पे फैसला नहीं लिया गया, बट इसकी अवेयरनेस कमल को ये डॉक्यूमेंट में भी नहीं किया, है ना, और ये आगे टेस्टिंग टीम को भी नहीं बताया गया कि ऐसा चीज है। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन पैदा होगा, हाँ दो लोगों ने आपस में डिसीजन नहीं लेना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करके रखना है। तो इस तरह के जो गैप्स होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर्ली फीडबैक के द्वारा और इस तरह की जो कम्युनिकेशन मेंटेन करते हुए वो बता के रखना है। प्लस तीसरा इसमें क्या आता है कि हम ठीक है हम लोग बता तो रहे हैं, बट क्या जिनको बताया जा रहा है वो उस तरह से उसको समझ लिया है या उसको पढ़ लिया या किसी काम में किसी के कारण उन्होंने मैसेज लोग चैनल बनाए हुए हैं, बट फिर भी हम लोग देखते हैं कभी वो मिस हो जाते हैं, मेरे से भी हो जाता है क्योंकि हम लोग अपने किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ भी लेते हैं वो दिमाग से स्किप हो जाता है। तो अब इनको मोर अवेयर कैसे करना है हम लोग करने इसके लिए ये होता है कि आप जैसे वीकली डेमो ऐसे वीकली अगर कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी अगर चेंजेस हुए तो आप डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ मैटर ना आप एक कॉल लेते हो, सबको बुलाते हो ये चेंज हो रहा है इसके, तो आप क्या करते हो सिर्फ बताते नहीं कि ये चेंज वो चेंज क्यों हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रीजन क्या है कि ये चेंज करना पड़ा, है ना। ये हम लोगों ने ऐसे डेवलपमेंट साइकिल में होते हुए क्यों करना पड़ रहा है, ये क्या हम इसको नेक्स्ट फेज के लिए क्यों
ट्रांसफर नहीं कर सकते या होल्ड पे नहीं रख सकते। तो अगर कोई पॉइंट आना बन रहा है तो हमको ये मान के चलना है कि अगर कोई पॉइंट ऐड किया जा रहा है मैनेजर्स के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा तो उसकी कुछ अर्जेंसी होती है और उस अर्जेंसी को समझना और उसी के बेसिस पर पॉइंट करना अपडेट शुरू से लेकर आखिर तक वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और उसको हम काफी अवेयर मतलब है कि हम उसको सिंक कर लें चेंज की रिक्वायरमेंट उसके रीजन को और उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है अब ये तो होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं हमारा जो फ्रेमवर्क जितने भी प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे थोड़ा सा आजाइल और थोड़ा क्या ज्यादा आजाइल क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं वो क्या करते हैं कि जो हम बना के देते हैं है ना उसको देखते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है ये भी होना चाहिए। इससे तो सिर्फ ये 3-4 चीजें ही मैं अपने कस्टमर्स को देता हूँ मेरे को अपने कस्टमर को ये भी देना पड़ेगा तब वो उसको एनहांस करवाते हैं ना। तो बहुत सारे एनहांसमेंट्स तो हम लोग नेक्स्ट फेज के लिए पास कर देते हैं बट कई सारे चीजें अनअवॉइडेबल होते हैं इसको लेना पड़ता है। तो इन सिनेरियोज को हमको हैंडल करना है बट इन सिनेरियोज को हैंडल करने से पहले हमको पड़ेगा अगर जनरल एक फ्लो चलता है इसको डॉक्यूमेंट आया उसी को डिलीवर करना इसमें कुछ चेंज नहीं आया तो क्या हमारा पहले हम एक आइडियल प्रोसेस को समझते हैं फिर आइडियल हमको नोट्स बनानी है जिससे कि हमको एजाइल जो मॉडिफिकेशन आ रहे हैं उनको उसमें डालना है तो कहाँ वो ढांचे बनाए जाएंगे जहाँ पर हम उन चेंजेस को एडाप्ट कर पाएंगे तो उसमें इंक्लूड कर पाएंगे हमारे नॉलेज। तो सबसे पहले हमको ये करेंगे क्या चल है ना स्टेप्स क्या हो सकते हैं कौन से स्टेप्स किस टीम को या किस पर्सन को फ्लो है उसके अंदर आना है या किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और जो हम लोग स्टेप्स कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होना हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस तो कर रहे हैं है ना एक पर्टिकुलर स्टेप पे और कुछ सब स्टेप लेकिन उन सब स्टेप्स के अंदर उनको करते रहे लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब स्टेप का रिजल्ट क्या है। तो कई बार गलती कर जाती है प्रोसेस को फॉलो करने में लग जाते हैं बट उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में नहीं रखते। जो भी कोई प्रोसेस आप कर रहे हो उसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही सारे प्रोसेस का कोई सेंस अदरवाइज कोई सेंस नहीं। आप 10 स्टेप रिपीटेडली करते रहो बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं तो वो मतलब पेन एक्टिविटी है उसका सिर्फ एनर्जी ये ऐसा एग्जांपल है कि आप किसी चीज के अराउंड घूमने जा रहे हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का ऑब्जेक्टिव क्या निकाल हाँ वो अपनी कैलोरी बर्न करनी है सिर्फ तो वो अलग बात लेकिन आप कहीं पहुंच तो रही नहीं हो अब तो घूमने जा रहे हो बोले नहीं ये स्टेप कर रहा हूँ इस स्टेप में मेरे टास्क ये है अरे ठीक है आपने कर लिया लेकिन एट लास्ट कब वो खत्म होगा कब उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कब उसको आप ऑप्शन करोगे है ना तो वो हमको समझना तो एक स्टार्ट किया मैंने दो स्टेप्स आज हम कवर कर रहे हैं दो स्टेप्स मेनली प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट समझना और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले ये स्टेप अच्छा मीनवाइल विक्रम आप अपना जो डॉक्यूमेंट है ना वो प्रोजेक्ट वाला मर्न प्रोजेक्ट वाला वर्चुअल इसको भी एक बार ओपन कर अच्छा ठीक मतलब उसको मैं एज अ प्रैक्टिस लेके चलता हूं क्विकली हम करेंगे पूरा बट फिर भी मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि उसमें कैसे निकलता कैसे करेंगे अगर प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो
ठीक है है। ना। इसके अलावा 2-3 चीजें और है मैं क्विकली निपटाऊंगा। एक तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। डॉक्यूमेंटेशन रीडिंग एंड राइटिंग नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने का तरीका। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो अभी हमारे से मतलब बहुत अच्छे प्रोसेसेस ऑनलाइन आपको पढ़ने को देखने को मिल सकते हैं, बट ये जो पॉइंट्स हैं, ब्रेक डाउन पॉइंट्स हैं, वो मैंने थोड़े से फाइंड किए हैं जिससे हमको थोड़ी सी आसानी होगी अपने करंट सिनेरियोज को हैंडल करना, है ना। जैसे जैसे हमारे और सोफिस्टी आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स की हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और इंक्रीज हो, तो हम लोग को थोड़े से और चेंज करने पड़े। तो सब्जेक्टेड टू चेंज एंड कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। अभी वाले को लेके चल रहा हूँ जिससे आपको ये प्रोजेक्ट जो हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उन पे ये फिक्स बैठता है, और हम जो आगे भी करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच में जो करेंगे उन पे ये फिट बैठता है। हो सकता है बाद के और जो बड़े प्रोजेक्ट आएंगे उनमें हमको थोड़ा सा और इस पे एनहेंसमेंट करना पड़ेगा इस स्टेप्स के। ठीक है, तो हम लोग जो मेन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये 2 स्टेप्स। इसमें डेवलपमेंट और उससे टेस्टिंग से रिलेटेड भी मैं जाऊंगा, बट वो फिर कभी और हम कवर करेंगे, है ना। टेस्टिंग से रिलेटेड थोड़ा सा मैं बता दूंगा, बट हाँ जो मेजरली है वो क्योंकि उसके लिए भी काफी लंबा डिस्कशन चलेगा, तो इसलिए उनको बाद में हम कवर करेंगे। सबसे पहले 2 स्टेप्स हमारे हैं जो थोड़ा बहुत हम लोग करते भी आए, बट नाउ अब हमको थोड़ा सा और अवेयर होकर करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्ट्रक्चर ऐसा लिखा है कि स्टेप 1 एक्चुअली करता क्या है, कोई भी स्टेप क्या करता है। उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमको करने हैं, मतलब सब स्टेप्स के लो, और हमारा आउटकम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने ये स्टेप्स कर लिए और फिर भी हमारे पास ये आउटकम नहीं आया है तो फिर कुछ गड़बड़। तो हमको हमेशा सब स्टेप्स ये करने हैं, बट आउटकम को ध्यान में रखना है। तो हमारा आउटकम ओरिएंटेड ही जो भी स्टेप्स हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो हमारा आउटकम या रिजल्ट ओरिएंटेड कह लो वही होना है। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में ये तीनों स्टेप फॉलो हो तब ये आउटकम आए, हो सकता है किसी में 2 ही करने पर ये आउटकम आ जाए, या हो सकता है किसी में और भी 2 स्टेप करने पड़े फर्दर तब ये आउटकम आए। तो कहने का मतलब है ये आउटकम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इन स्टेप्स की। ये स्टेप्स इन आउटकम को लाने में सपोर्ट करेंगे, और मेरी समझ से ये काफी होंगे ऐसा मुझे लगता है, बट स्टिल आप जब इस पे रियल टाइम में वर्क करोगे तो हो सकता है, या मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने इन चीजों को समझा है तो मैंने वो लिखी, बट स्टिल आपका फीडबैक कुछ और आ सकता है कि नहीं सर ये 3 स्टेप्स है ना, एक्चुअली ये पर्टिकुलर एक चीज क्लियर नहीं हो रही है, वो कभी कभी नहीं आ पाती है, तो हाँ इसमें हम फिर एनहेंस करें, बट इन चीजों में चलते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट या फिर जो हमको SRS फर्स्ट डॉक्यूमेंट मिलता है उसका एनालिसिस। उसके एनालिसिस में कि हमको जरूरत क्या पड़ती है, उसके एनालिसिस की जरूरत हमको 2-3 चीजों में पड़ती है। सबसे पहले आउटकम भी आ जाता है। पहले तो हमको किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड खासकर टेक्निकल चैलेंजेस, जहाँ पर जब मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट है टेक्निकल चैलेंजेस की बात कर, क्योंकि हमारी जो कोड डिलीवरी पार्ट है उसके अंदर डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा रोल होगा। तो हमको समझना आना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या नया है जो हमें अब करना पड़ेगा, या फिर जिसके बारे में हमें सबसे कम जानकारी है या हम लोगों ने कभी किया नहीं है, सिर्फ सुना है इस कंसेप्ट के बारे में, बट इसमें हमको अप्लाई करना। तो वो जो भी चैलेंज है तो सबसे पहले तो हमें वो पता चलना चाहिए कि वो चैलेंज क्या है। दूसरा एक रफ एस्टिमेट टाइम आना चाहिए, क्योंकि सेल्स टीम या किसी टीम को भी वो हमेशा यही आपके साथ सबसे प्राइम क्वेश्चन लेके यही आएंगे, उनको इसी से मतलब हम एज अ डेवलपर हमको इससे मतलब, ठीक है। लेकिन एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केटिंग पर्सन जो भी क्लाइंट के साथ डील कर रहा है उनको इससे मतलब। तो हमको अगर इन दोनों का ये दोनों निकल जाते हैं एनालिसिस से, SRS एनालिसिस से, तो हमारे लिए इस स्टेप पे सफिशिएंट है। हो सकता है 1-2 चीजें और निकालने की जरूरत पड़े इन फ्यूचर, बट ये 2 मेन चीजें हैं जो आपको पता रखनी। एक तो क्या टेक्निकली हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं उसको प्रोजेक्ट को, और टेक्निकली एनालाइज करने में कौन सा नोड हमारे लिए मतलब थोड़ा सा अनफेमिलियर है या कुछ चीज हमको नई लर्न करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो बात होगी कि जो हमने कर रखा है उसमें हम सर्टेन है कि ये बंदा इस काम को इतने दिन में कर देगा।
क्योंकि हम लोगों ने पहले भी किया, बट एक नई चीज है जिसको हमको लर्न करना पड़ेगा, उसमें R&D करनी पड़ेगी, उसके एफर्ट एस्टिमेट थोड़ा सा ज्यादा होंगे, तो हमको उसको भी कैलकुलेट करना है, तब जाके हमें एक अच्छा सही रफ एस्टिमेट का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम ही कुछ भी दे देंगे, है ना? अपने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, अपने टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कंसिडर करते हुए क्या हम रफ एस्टिमेट दे रहे हैं। रफ एस्टिमेट जो है वो हमेशा रेंज आती है, अच्छा ये काम है, मुझे लगता है कि ये 15 से 18 दिन, 20 से 25 दिन, 2 से 1.5 महीना, मतलब 1.5 से 2 महीने या 3 से 3.5 महीने लग सकते हैं। तो अभी ये जो टाइम निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, वो हम पैसे निकालते हैं जब हमारा एक ही पर्सन लगा हुआ है, एक पर्सन एक अच्छे स्किल सेट के साथ जो भी इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है, इस प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जिसका स्किल सेट मैच कर रहा है, उस पर्सन की हम लोग निकालते हैं, एक पर्सन का निकालते हैं। मतलब हमको यूनिट वाइज देखना, अगर मैं एक पर्सन को आज से इसमें काम लगाना शुरू करूंगा जो शुरू से लेकर आखिरी तक देगा, मतलब SRS डॉक्यूमेंट राइटिंग्स में जितना एफर्ट लग रहा है, प्लस उसका एनालिसिस करने में जो हम बैठे हुए हैं, उसका वहां से लेकर एंड डिलीवरी तक, जब हम डिप्लॉय कर देंगे कोड को, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर देंगे, तब से लेकर तब तक का एक पर्सन का, एक अच्छे स्किलफुल पर्सन का जो जैसे मैंने बताया कि उसके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अलाइन जो स्किल्स हैं जिस पर्सन के, उसको अगर लगाते हैं तो हमको कितना दिन लगेगा, तो हम ये डेज में मार्क करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई इसमें हमको सपोज 1 महीने से लेके मतलब 30 दिन से लेके 40 दिन तक वर्किंग एफर्ट लगते हैं, यानी वर्क डेज एफर्ट ना। अभी हमको सिर्फ रफ एस्टिमेट देना है। इससे क्या होता है कि सेल्स टीम को पता चलता है कि हमको कितनी कॉस्ट हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, उनको क्लाइंट का बजट का भी आइडिया होता है, तो वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। उसके हो सकता है ऐसा डॉक्यूमेंट में वो आपके पास आए कहें अच्छा ये जो आपने बताया ये तो ठीक है वैसे, पर ये वो इसको काउंटर नहीं करेंगे, मतलब वो ये नहीं कहेंगे यार इसको कम करो, वो आपसे ये कहेंगे कि ये जो बजट है एक्चुअली ये अभी इस फेज के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्लाइंट के लिए, आप क्या कर सकते हो कि अब कुछ फीचर्स पे हम ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोग बाद में इंक्लूड कर सकते हैं, विदाउट उनके भी चल सकता है इस कम से कम फर्स्ट फेज में जो प्रोटोटाइप है। तो हाँ, अब उसमें तो अब ये चीज सिचुएशन आ रही है, तो अभी इन जो सिचुएशन आई है उसके अंदर ये 2 पॉइंट कवर नहीं होते, मतलब ये 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं। तो इसके बीच में क्या होता है कि आप इस SRS डॉक्यूमेंट को ना मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हो, है ना, और उस मॉड्यूल की प्रायोरिटी भी नॉट आप पेपर पे नहीं लिखते हो, या पेपर में लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है कि ये प्रायोरिटी ये इंपॉर्टेंट है, कोर मॉड्यूल है, इसको रखना है आपको, और इसको मतलब इसके बिना तो काम बन ही नहीं सकता, है ना, मतलब उसका प्रोडक्ट ही बनेगा नहीं। लेकिन कुछ एक आध फीचर ऐसा हो सकता है जिसको हम लोग हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डील फेयर जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, अभी चैट और सपोर्ट पे चल रहा है, राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना चैट सिस्टम के भी आगे चले जाए, है ना, तो बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है। चैट सिस्टम बाद में इंक्लूड कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी चैट की इतनी कोई जरूरत नहीं, अभी तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, है ना, लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्लाइंट ये कहता है हाँ यार ऐसा करते हैं, चैट सिस्टम को बाद में करते हैं, आप पहले ये तो कोर मॉड्यूल्स और जो सपोर्टिंग मॉड्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टिंग्विश कर पाना भी इस पार्ट का एक वो हो सकता है, क्योंकि अभी जब तक कॉस्ट अप्रूव नहीं होगी, कॉस्ट अप्रूवल में या प्रोजेक्ट अप्रूवल में जो भी रिक्वायर्ड होगा हमको इस चीज से निकाल इन 3 स्टेप से निकाल, ठीक है। इसमें यही आउटकम है वैसे, लेकिन स्टेप भी इसका यही लिखा है क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये इसको पढ़ के देख के समझना है ना। कोई भी जो आ रहा है, प्रणय आ रहा है, मनु आ रहा है या भानु आएगा आपके पास, कहेगा कि ये मुझे ऐसा ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे आप इसको आपके थोड़ा सा देख के इसके एफर्ट्स बता दो, है ना। वाइल अंडरस्टैंडिंग एफर्ट्स आपको चैलेंज देखने पड़ेंगे कि आपके टेक्निकल चैलेंजेस क्या है, क्या ये नॉर्मल लेवल है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जब हम SRS का एनालिसिस करें। ये हमको बहुत ही मतलब ऐसा भी नहीं करना कि बस देखा अच्छा ये ओके निकल गया, इसको भी हम लोग देखेंगे, इसमें भी क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो हम कवर करते हैं। बट ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दोनों चीजों पे हम क्लियर हो। इसमें कोई अभी तक कोई सवाल? सर जो रफ एस्टिमेशन वाली चीजें जो हम जैसे हम अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, फिर अपन डे डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से करेंगे ना? उतना डिटेल में नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। आप देखोगे मैं इसमें भी लिखा हुआ है एंड डिलीवरी एक्यूरेट टाइम,
तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लोग दे रहे हैं ना वो एक रफ एस्टिमेट है, इसलिए ताकि सेल्स का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा आगे बढ़ पाए, क्लाइंट को वो एक आइडिया दे पाए कि इसमें कितना टाइम और कॉस्ट लगेगी, क्योंकि हर कोई जो क्लाइंट आएगा वो यही कहेगा मुझे बताओ तो सही कि कितना टाइम कॉस्ट लगेगी, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे डेवलपर्स को भी इवैल्यूएट कर रहा हो, उसको ऑप्शंस हो सकते हैं, बट और अगर हम नहीं देंगे तो और भी नुकसान है, क्योंकि वो सोचेगा यार तुम कॉस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो दूसरे पे चला जाएगा। अगर आप कॉस्ट दोगे तो हो सकता है कंपेयर करके वो हमारे पास आए, है ना, पर अगर हम नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो हमारे पास नहीं आएगा। हाँ, वो वाली प्रोसेस तो हम तब करते जब बिल्कुल प्रोजेक्ट हमारे एंड पे आ गया और हमें स्टार्ट करना है, तो वो है सेकंड स्टेप। तो ये एक तरह से बोल लो कि यहाँ पे हमको अप्रूवल मिल गया, ठीक है। तो हमने चैलेंजेस हमने नोट कर लिया है, हमने बैक ऑफ द माइंड हम लोगों ने पता लग गया है कि इसके अंदर क्या टेक्निकल चैलेंजेस है, 1 है 2 है 3 है या कुछ भी है R&D वाला, और एक रफ एस्टिमेट का हमको आइडिया लग गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो आता है उसका अप्रूवल मिलता है, हाँ यार आप बिगिन करो, है ना। बट यहाँ पे स्टेप में जो सेल्स टीम है या जो भी क्लाइंट के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है उसको भी अपने वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा ये एक रफ एस्टिमेट है, इतनी उम्मीद है, एक्यूरेट मैं आपको थोड़ा तभी बता पाऊंगा जब हम लोग इसको और डिटेलिंग में ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। और आपसे हो सकता है कि इस आपने जो बताया वो ठीक है, हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया, बट जब हम आपसे टेक्निकली और डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है 1-2 पॉइंट और निकल के आ जाए, किसी पॉइंट पे और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाए, है ना। उनको उस चीज को टैकल करने के लिए हो सकता है कि एफर्ट इधर उधर हो जाए थोड़ा, तो मिनिमम से मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि इतना में चला जाए, तो ऑलमोस्ट अगर आपने सही से कर लिया है और क्लाइंट भी अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत चेंज नहीं करता है ना, और अगर चेंज कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको एनहेंस कर रहा है तो ऑफकोर्स उसका वो बनेगा, बट अगर वो चेंज नहीं करता है तो ऑलमोस्ट इस रफ एस्टिमेट की रेंज के अंदर आसपास वो हमारा जो नॉर्मल कॉस्ट है वो लाइव हो जाती है। पास्ट में हम लोगों ने यही देखा है कि हम लोगों ने जब भी रफ एस्टिमेट दिया है हमारा जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट इतनी पड़ती है ना, अनटिल डिलीवरी में हम लोगों ने कुछ और वो गड़बड़ नहीं करती, है ना, मतलब वो हमारी गलती है। फिर जब अप्रूवल हो जाता है तो फर्स्ट स्टेप उसमें आता है प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन। प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं कहूँगा अगर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है इसका तो ये प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन। जितना अच्छा प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन कोई भी कर लेता है अपने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उतना ही अच्छा, उतना ही स्मूथ प्रोजेक्ट निकलता है। डेफिनेटली आप इसको एक्सपीरियंस करोगे जब आप इसको प्रैक्टिस करो। तो अब ब्रेकडाउन में जो अच्छा पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ब्रेकडाउन का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्लान विद वीकली अचीवेबल टारगेट्स। इसका मतलब है कि हम इतना अच्छा प्लान कर लें कि हर वीक में हम लोग एक और ये जो वर्ड है वो है प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि हम लोग हवाई बातें कर दें यार ये हो जाएगा, 1-2 हफ्ते में ये हो जाएगा, 3 हफ्ते में ये हो जाएगा, खुद हवाई नहीं बातें। प्रैक्टिकल अचीवेबल टारगेट्स बनाने हमको वीकली, इस वीक में हम लोग ये अचीव कर लेंगे, इस वीक में हमको ये अचीव कर लेंगे, है ना। तो वो जो डे वाइज जो हम लोग जो आप बोल रहे हो ना कि हम लोग जो डे वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि पहले ये टास्क कर लेंगे, पहले ये टास्क कर लेंगे, फिर ये दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, और इस पर्सन को कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, है ना, और करते भी है। बट हमारे जो दिक्कत आती है वो भी मैं आगे बताता हूँ कि कहाँ पे और क्यों दिक्कत आ जाती है ना। वो प्रोजेक्ट प्लान हमारा बहुत अच्छा बन जाता है, उसमें सब सही चलता है ना, बट कहाँ दिक्कत आएगी वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, जो जिसको कैसे रिजोल्व करना है वो हम आगे स्टेप्स में देखते हैं। तो सबसे मेन प्रॉपर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको अचीवेबल टारगेट्स में उसको डिवाइड करते हैं, है ना, और हमको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी ना करें और अंडर एस्टिमेट भी ना करें, है ना। जो हम लोग सिनेरियोज चल रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में चल रहे होते हैं, उस पर भी काम होता है, उनको समझते हुए ही हम अपने वीकली टारगेट्स दें ताकि हम लोग उसको क्लाइंट को उसी हिसाब से कन्वे कर सकें। दूसरा एन एक्यूरेट डिलीवरी टाइम। तो जब हम अचीवेबल टारगेट्स बना लेंगे तो एफर्ट्स भले ही, जैसे मैंने कल भी कहा था, एफर्ट्स भले ही हमारे सपोज 40 दिन के लग रहे हैं, बट डिलीवरी टाइम हो सकता है कि 80 दिन के बाद हो या 80th डे हो। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी एफर्ट है, ठीक है, वो एक एफर्ट है ना, इतने एफर्ट लगेंगे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 80 डेज 80 वर्किंग डेज 40 डेज के आपने एफर्ट इस प्रोजेक्ट में डाले,
है ना, वो क्या के लिए, और प्लस ये तो सिंगल पर्सन के हिसाब से तो 40 डेज हमने बोला, लेकिन 40 डेज में हो सकता है हम लोग 2 लोग लगाए हो तो 40 डेज में डिलीवर कर दिया, बट एक्चुअली हमने 2 लोग लगाए, ये तो हम लोगों ने एक सिंगल पर्सन के हिसाब से बोला था। इसका मतलब है कुछ चीजें हम पैरेलल रन कर सकते हैं या करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डिलीवरी ऑलमोस्ट इसी टाइम पे होगी। तो एक्यूरेट डिलीवरी टाइम का ये कहने का सिर्फ मतलब है कि हम प्लान जितना अच्छा कर लेंगे कि ये चीजें वीकली भी हम लोगों ने कर लिया, डेली भी नहीं तो वीकली भी हम लोगों ने कर लिया और वो टारगेट अचीव कर लिए, तब कुछ हमारी डिलीवरी टाइम पे हो जाएगी, राइट। तो इस पूरे ब्रेकडाउन का हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ये है कि हमको अपने क्या क्या एक तरह से जब आप घूमने जाते हो तो एक इटिनरी क्रिएट करते हो कि पहले 10 बजे हम लोग होटल से निकल जाएंगे, 12 बजे वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ पे हम ये देखेंगे, 3 घंटे वहाँ स्पेंड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे। जब आप घूमने जाते हो तो पूरा प्लान बना के चलते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट मोर और लेस आप 4 दिन में तो आपको वापस आना ही है। तो आपको फ्लाइट पकड़नी है, और फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको बीच में कुछ छोड़ना पड़ता है, वो अलग बात है। अगर आपका छूट जाएगा, क्योंकि अगर आप कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको कहीं पे कम टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा ही मान के चलो, डिलीवरी एक फ्लाइट की तरह है, अगर वो मिस होगी तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको दूसरी फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये वैसा ही है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपने जो फ्लाइट बुक कराई है रिटर्न के लिए, आप उसी को पकड़ो, और उसको पकड़ने के लिए आपको बाकी जो चीजें हैं उनको सीट पे रखना पड़ेगा। तो इससे इसका मतलब है कि हम प्लान अच्छा करें कि कब क्या क्या करना है ना, पहले से ही ट्रिप अगर आप ऐसे पूरी इटिनरी एक साथ नहीं भी बना पा रहे तो कम से कम वहां जाके डेली बना लो कि आपको क्या करना है, और उतना ही बनाना है, उतना ही अपने घूमने फिरने का शेड्यूल बनाना है जितना आप कर पाओ का क्या मतलब है, एक तो फिजिकली कर पाओ, या फिर एग्जॉस्ट नहीं कर जाओ, एकदम ही थक मर ना जाओ, तो आप उतना ही करो जितना आप एंजॉय कर पाओ, है ना। तो हमको भी वैसे ही डिलीवरी टास्क करने हैं जितना हम लोग कर पाते हैं, और विदाउट बर्डन या विदाउट एनी ओवरलोड और विदाउट एनी प्रेशर कर पाते हैं। तो हमको अपने टास्क को करना पड़ता है। हाँ, क्लाइंट थोड़ा पुश करेगा कहीं पे, है ना, लेकिन हमको उनको जैसे हम प्रैक्टिकल हैं वैसे उसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करनी है कि सर देखो इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटीज है, हमको इस पे थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें बिगड़ सकती हैं जो आपको आगे हर्ट कर सकती है, खासकर पेमेंट्स और उससे रिलेटेड। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप क्लाइंट को 2-4 कुछ बातें बनानी पड़ती है, देखो, है ना। वो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कुछ वैसा ही चलता जाएगा जैसे हमने सोचा, क्योंकि रियल टाइम में प्रोजेक्ट कुछ दिक्कतें आएंगी, बट वहां पे एक मार्जिन होता है, क्लाइंट एक बार को हमको एक्सक्यूज कर देगा, 2 बार को कर सकता है फॉर सम रीजन, फॉर एनी अदर स्ट्रॉन्ग रीजन, पर हमेशा नहीं करता। बट वो जो 1-2 वाले है ना, उसके लिए उसको अपना एक वो बोलते हैं ना कि वो एक जो वाइल्ड कार्ड है उसकी तरह रखना है हमको यूज करना, लेकिन वो हमेशा यूज नहीं करते रहना, जहां फंसेंगे तब यूज करेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड। बट हमको कोशिश करनी है कि हम लोग अपने क्लाइंट के लिए थोड़े से ऑनेस्ट रहें, और क्लाइंट से ऑनेस्ट आप तभी रह पाओगे जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रह पाओगे इन वीकली अचीवेबल टारगेट्स को सेट करने। आपको ये सेट करने और डिलीवरी एक्यूरेट टाइम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टेप होता है ब्रेक डाउन इनटू मॉड्यूल्स एंड एपिक्स। तो प्रोजेक्ट को हमको सबसे पहले मॉड्यूल्स एंड एपिक्स में डिवाइड करना होगा। तो जो थोड़ा बहुत एसआरएस में बन जाता है कि ये मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, थोड़ा बन जाता है, बट स्टिल इसको टेक्निकली जो डिलीवरी टीम है उसको पहुंचाने के लिए उसको और फर्दर अच्छे से और डिफाइन करना पड़ता है मॉड्यूल्स को और एपिक्स को। भानु करता है ये कुछ लेवल तक, और उसी को हमको कैरी ऑन करना है। जैसे रिले वाली रेस होती है ना, जिसमें 4 पार्टिसिपेंट होते हैं और वो एक दूसरे की छड़ी को पास करता है, वैसे ही चलाना है। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भानु या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वो फुलफिल कर देगा। फर्दर इसको और डिवाइड करना है, तो मैं उस वाले लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ डेवलपमेंट टीम को ये करना पड़ता है ना। भानु कुछ हद तक कर सकता है, या कोई भी जो भी क्लाइंट के साथ मॉड्यूल कर रहा है वो थोड़ा बहुत पहले से ही मॉड्यूल्स या क्रिएट करके लेके आएगा कि इस मॉड्यूल में ये होगा, इस मॉड्यूल में। बट इसको हमको और फर्दर करना है, वो है मॉड्यूल और एपिक्स शुड बी लॉजिकल फंक्शनल यूनिट्स। लॉजिकल फंक्शनलिटी इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई लॉगिन फंक्शनलिटी है फॉर एग्जांपल, या साइन अप फंक्शनलिटी है, तो वो एक एपिक बन गया हमारा। जैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट ट्रैकर में देखते भी हैं, सबसे पहले हम लॉगिन वाला करते हैं ना, अदर देन मतलब डेटाबेस डिजाइनर वो सब का, वो उसमें भी देखते हैं, पहले हम लोग इसको मॉड्यूल करते हैं लेकिन जब हम प्रैक्टिकली डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो ऑफकोर्स हम पहले डेटाबेस डिजाइन और उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
कैसे वो पैरेलल में कैसे चलते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। बट हाँ, ये फंक्शनल यूनिट्स में कवर होना चाहिए, लॉगिन फंक्शनलिटी, साइन अप फंक्शनलिटी और फॉरगॉट पासवर्ड, ओटीपी के अगर थ्रू वेरिफिकेशन हो रहा है, और फिर इस सब को हम लोग ने बड़ा मॉड्यूल बना दिया। बड़ा मॉड्यूल में बनाएंगे यूजर ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, या इसको है ना, या यूजर ऑनबोर्डिंग बोल सकते हैं। फिर इसको हम लोगों ने 4-5 बनाया, साइन अप, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड और ये ऑथेंटिकेशन में अगर आता है तो, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए अगर सेपरेट लेयर है, जैसे ओटीपी भेजना या ईमेल वेरिफिकेशन या उस तरह की चीज, तो हम लोग को इस तरह से डिवाइड करना है। फिर आ गया जैसे एक और मॉड्यूल हो गया यूजर सब्सक्रिप्शन में आएगा, तो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल ये एपिक हो गया। अब सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल होगा तो हमको सब्सक्रिप्शन में देखने के पड़ेगा सबसे पहले क्या चाहिए, प्लान चाहिए। तो प्लान क्रिएट कैसे हो रहे हैं, क्या वो वन टाइम प्लान है क्रिएट हो रहा है, या हमको एडमिन को भी ऑप्शन देना है कि वो प्लान क्रिएट कर सकता है, तो उसको डिवाइड करना है। तो प्लान क्रिएशन, प्लान मैनेजमेंट हो गया, वो एक अलग से मतलब मॉड्यूल के अंदर भी एक बड़ा वो मॉड्यूल बन गया। अब उसको कैसे हैंडल करने के, दो बड़े मॉड्यूल को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो प्लान मॉड्यूल मतलब तो इसके जब हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि चलो प्लान बन के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो इस टाइप का वन टाइम बन रहे हैं या हम लोग दूसरे मॉड्यूल में बन रहे हैं। तो एक बार के लिए इस मॉड्यूल में मान के चलते हैं कि प्लान हमारे पास अवेलेबल है, वो करेंगे कि प्लान डेफिनेशन या प्लान डिस्क्रिप्शन शो करना कहीं यूआई में। उसके बाद प्लान सेलेक्ट करेगा यूजर, उसको पेमेंट करवाने के बाद उसकी अपने करंट डेटाबेस में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको इसके स्टेटस को अपडेट करना कि उसका ये प्लान सब्सक्राइब हो गया। देन उसकी सर्विसेज जो भी मिल रही है उस पर उसका फ्लैग के थ्रू, मतलब सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इसने कौन सा प्लान लिया है, क्या लिया है, उसके बेसिस पे अपने उसकी फंक्शनलिटीज को डिवाइड है ना। और फिर बाद में कैंसिल सब्सक्रिप्शन या अपग्रेड सब्सक्रिप्शन इसको हैंडल करना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना टीम को कि भाई क्या कैंसिलेशन होगा, क्या कैंसिलेशन नहीं या नहीं होगा, अपग्रेड होगा या डाउनग्रेड होगा, क्या कैसे होगा, कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे ओके एपीआई के थ्रू करना है या हम लोग कस्टमर पोर्टल पर ड्राइव। तो अब ये क्वेश्चन हम क्यों पूछ पा रहे हैं, क्योंकि हमको इस टाइप का काफी अच्छा आइडिया है, और ये मैंने सब्सक्रिप्शन का मॉडल आपको बताया वो इस टाइप को ध्यान में रखते हुए बताया। किसी और अगर उसमें प्लेटफॉर्म को लेके हम करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग को पहले इस अपकमिंग चैलेंज वाले में ही ये क्लिक हो जाए कि ये एक चैलेंज आएगा कि हमको नहीं पता कि पेपल में सब्सक्रिप्शन कैसे करना है, हम लोगों ने कभी नहीं किया। तो हमको ये चैलेंज यहीं पे पता चलना चाहिए कि इस टाइप के थ्रू हो रहा है, अगर सॉरी पेपल के थ्रू इस टाइप के थ्रू हो रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। और ये क्वेश्चन पूछेंगे कैसे करना है, क्लाइंट को कहाँ पे देना है, उसको पास करना है नहीं करना है उस तरह। और बोलता है एपीआई के थ्रू कराओ तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि एपीआई के थ्रू करने में थोड़ा एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, प्लस आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। स्ट्राइप ने पहले से बनाया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको एफिशिएंट यूज करते हैं, तो हो सकता है मान है ना। तो फंक्शनल यूनिट्स में हमको उसको डिवाइड करना है ना, एडमिन पैनल हुआ या कोई भी अगर यूजर स्पेसिफिक यूजर के पहले की बात की जाए है ना, तो हम लोग को उसको हम लोगों ने ये भी देखा है कि यूजर जैसे आता है, जैसे पहले हम लोगों ने लॉगिन साइन अप लिया, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिया, इसका मतलब है ये दोनों स्टेप एक के बाद एक आने वाले। हम लोग जो मॉड्यूल्स लेते हैं ना उसको भी मेंटली वैसे ब्रेक डाउन करते हैं या फिर बनाते हैं जैसे यूजर फ्लो करता है ना, हमारे सिस्टम के साथ जैसे जैसे इंटरेक्ट करता है हम वैसे वैसे ही मॉड्यूल बनाते जाते हैं। ये एक यूजर लॉगिन मॉड्यूल हो गया, यूजर ऑथेंटिकेशन कह लो या है ना, यूजर ऑनबोर्डिंग कह लो, और फिर उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड नहीं किया बट ठीक है सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कब करता है, कैसे करता है, साथ में ही करना पड़ेगा या बाद में भी कभी कर सकता है ना। तो वो एक अलग क्वेश्चन है जो फ्लो में हम मेंटेन करते हैं। जब जरूरत हो तभी करना या शुरुआत से ही जरूरत पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐप में बना रहे हो तो आपकी एक ऐप ऐसी है जिसके अंदर लोकेशन की जरूरत है, तो ऑफकोर्स आपको लोकेशन एंटर करते ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो फंक्शनलिटी है वो इस लोकेशन के उस पर डिपेंड करती है। बट हो सकता है बहुत सारी फंक्शनलिटी लोकेशन डिपेंडेंट है ही नहीं, तो आप उससे तब मांगोगे वो लोकेशन की एक्सेस तब एक्चुअली उसकी जरूरत पड़ रही है। मतलब 4 फंक्शनलिटीज हैं, 4 में सिर्फ एक ही में लोकेशन की जरूरत है, तो आपको 3 तो ऐसे ही यूज कर लेने दो है ना। चौथी जब यूज करने जाए या उसको उससे थ्रू कुछ करने जाए तब आप उससे बोलोगे इस काम के लिए तो आपको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी सर, आप इसको लोकेशन मुझे अलाउ करो लेने की।
लेकिन किसी किसी में हो सकता है कि शुरू से ही करना है। अब बुकिंग करनी है आपको कैब की, तो ऑफ कोर्स कैब के बुकिंग के लिए आपको करंट लोकेशन चाहिए ही चाहिए, तो आप पहले ही पूछेंगे। तो ये जो चीजें हैं, हम यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है अपने सिस्टम के साथ या कैसे इंटरेक्ट करने वाला है या कर सकता है, उसके बेसिस पे ही हम लोग मॉड्यूल डिवाइड करते हैं और उसकी प्री रिक्विजिट्स को भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। प्री रिक्विजिट जैसे मैंने कहा, अगर लोकेशन की जरूरत है तो प्री रिक्विजिट को अंडरलाइन करना हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई इसके लिए हमको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब लोकेशन लेने के लिए हमको क्या करना है, वो एक सेकंड स्टेप है ना। कोई और चीज ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ेगी कि यूजर से उसका कंट्री लेनी है, यूजर का उसका प्रेफर्ड करेंसी लेनी है, तो वो हम कहाँ लेंगे, है ना। तो ये डिसाइड करना भी इन मॉड्यूल्स की मॉड्यूल का लॉजिकल फंक्शनल यूनिट जब बनाएंगे उसमें हमको इनको डिस्क्राइब करना, वो नेक्स्ट स्टेप भी है। मॉड्यूल शुड बी इन सीक्वेंस ऑफ द यूजर, जो मैंने आपको हर मॉड्यूल उसके सीक्वेंस में ही होना चाहिए जैसे यूजर उसमें यूज करने वाला है उसके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि जब हम डेवलप भी करें तो जैसे अगर मैं यूजर, अगर सपोज मैं यूजर मैनेजमेंट टीम वो बना रहा हूँ एडमिन पैनल पे, लेकिन यूजर ने लॉगिन साइन अप तो किया ही नहीं है, डेटाबेस में एंट्री नहीं है, तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले वो काम कर रहा हूँ जो सबसे पहले होने वाला, ताकि डेटा क्रिएट होता जाए डेटाबेस के, और जब डेटाबेस क्रिएट होता जाएगा तभी, जैसे ऑर्डर नहीं होगा तो रिफंड कैसे करोगे, है ना। तो ऑर्डर, तो इसलिए पहले आपको ऑर्डर क्रिएट करना होगा। ऑर्डर क्रिएट करने के बाद पहले आपको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर आएगा तभी तो ऑर्डर होगा, है ना। ऑर्डर क्रिएट करते टाइम में आपको प्रोडक्ट्स डालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ऑर्डर किस पे क्रिएट करेंगे, पर प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। तो जिस तरह से यूजर इंटरेक्ट करने वाला है, यूजर एंटिटीज एक पूरे जर्नी के अंदर क्रिएट होने वाली है, आप उसी सीक्वेंस में उन मॉड्यूल्स को डिवाइड करो ताकि डेवलपमेंट भी उन्हीं मॉड्यूल के थ्रू उसी सीक्वेंस में हो। ये सबसे मतलब काफी लॉजिकल लगता है, काफी मतलब कॉमन सेंस की बात लगती है, राइट। बट कई बार ऐसा नहीं फॉलो होता है तो थोड़ा वो लगता है कि यार ये तो एक्चुअली हमको ऐसे करना है। तो आप ध्यान रखें जो भी मॉड्यूल्स आप बना रहे हो उसको उसी फ्लो में बनाएं जिस तरह से यूजर इंटरेक्ट करने वाला है सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई सवाल? मैं ठीक है, मैं 1500 करेक्ट। सर पहले वाले पॉइंट से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। कई बार क्या होता है लाइक सर या फिर मार्केटिंग से कोई भी आता है, मतलब एक नॉर्मल एस्टिमेट मांग लेते हैं, मतलब कि आपने पहले भी काम किया है तो मतलब कितना लगेगा। मान लो मैंने वो काम एक ही बार किया है, मुझे फर्स्ट टाइम हो सकता है अगली बार मुझे ज़्यादा चैलेंजेस आए फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में, है ना। लाइक मैंने उन्होंने मुझे बुलहॉन के लिए पूछा था कि ये बुलहॉन का एक टास्क है, इसमें कितना टाइम लगेगा, और मैंने एक बुलहॉन पे कभी काम किया नहीं है, तो मैंने अंदाजा लगाया कि हर एक थर्ड पार्टी एपीआई में एक दिन उसके ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में लगता है, सेकंड डे उसको क्या कहते हैं चीज़ों को आरएनडी करने में कौन सी एपीआई कॉल होगी, कैसे क्या URL है, वो सारी चीज़ें लगता है। तो मैंने किसी दूसरी थर्ड पार्टी को कंपेयर करके एस्टिमेट दे दिया उसको, जबकि वो गलत था। अगर देखा जाए तो अगर स्ट्राइप और बुलहॉन को कंपेयर नहीं कर सकते। स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन और बुलहॉन की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अलग है, कई चीज़ें मिलते भी नहीं है ना। तो वहाँ पे अगर टाइम एस्टिमेशन गलत चला जाता है, लाइक मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है ये टास्क है, ठीक है इसका अंदाजा 3 दिन चले जाएंगे, है ना। क्लाइंट को भी वो 3 से 5 दिन बोल दिए गए, लेकिन जब उसको करने बैठे तो वो टाइम एस्टिमेट गलत चला गया और वो 10 से 15 दिन चला। तो वो चीज़ें मतलब कैसे वहाँ पे क्या एस्टिमेशन रहेगा फिर, मतलब कैसे मतलब इस चीज़ को क्या कहते हैं ये गैप ना आए, वो कैसे फील होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने मतलब आपने सवाल पूछा है और ऐसा हुआ भी है ना। और मैंने हमेशा सेल्स टीम को या जो भी क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है, प्रणय भी बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, उनको हमेशा यही बोला है, इट इज नॉट अबाउट इंटीग्रेशन, है ना। कि इंटीग्रेट करना आसान है, वो 2 या 3 दिन का काम है, किसी भी ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लग जाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन फ्लो करना या एपीआई हिट करना कोड के थ्रू कोई बिग डील नहीं है ना। वो कोई बड़ा पार्ट नहीं है। बड़ा पार्ट है कि आपको इंटीग्रेट करके करना क्या है, डेटा लाना है, डेटा कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या रिपोर्ट भरनी है, उस पर आप फोकस करो। इंटीग्रेशन को एक बार पार्ट में करो। तो अगर कोई आपके पास सिर्फ एपीआई से रिलेटेड डाउट पूछने आता भी है
तो आप कह सकते हो कि ये एपीआई तो खैर इंटीग्रेट हो जाएगी, है ना, 2 से 4 दिन के अंदर हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन उनकी जो भी ऑथेंटिकेशन फ्लो है ना। हम लोगों ने किया हुआ है तो आप बता सकते हो कि नॉर्मल इतना टाइम लगता है, नहीं किया है तो बोल सकते हो वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन 2 से 4 दिन लग सकते हैं। बट उनको साथ में यही अंडर आप गाइड कर दो कि प्लीज आप एपीआई इंटीग्रेशन के बेसिस पे कोई जजमेंट ढूंढ दो, आप उनकी जो डेटा है और जो फैच करना है उसकी उस पे जो ऑब्जेक्टिव आए, उसका जो डेटा है उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजर उसको मतलब क्लाइंट जो है उसको कैसे यूज करेगा, कैसे उसके साथ डील करेगा, अब मुझे वो बता, मैं उसके बेसिस पे आप काम करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए तो कोई क्लाइंट आएगा नहीं। हाँ आएगा क्या कोई क्लाइंट? बिल्कुल नहीं है ना। तो वो एपीआई इंटीग्रेट करने का मतलब है कि वो डेटा पुल करेगा, तो उससे कुछ वो करेगा तभी तो डेटा पुल करेगा। तो आप उस डेफिनेटली वो उस पर हमको पता है कि वो इसी काम के लिए हो रहा है, तो आप उनको गाइड करोगे, आप सिर्फ एपीआई इंटीग्रेशन के बेसिस पे कुछ फैसला मत लो, आप उनसे पूछोगे क्या करना है और उसको स्कोप में डालो, फिर बताना कि हम क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअली वो आप इससे भी पहले वाले स्टेप में, 0th स्टेप में बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने जो भी डील कर रहा है, मैं उनके साथ भी एक कॉल करूंगा कि क्या करना है, जैसे हम लोग कल डिसाइड भी कर रहे थे कि तरसीम या प्रणय, उनको भी मैं बताऊंगा कुछ चीजों में ऐसे ही आपको डील करना है। क्वेश्चंस जो हैं, आप उसने जो क्वेश्चन पूछा आपने उसका आंसर किया, वो सही है, आपका एस्टिमेट गलत नहीं हुआ है। उसने जो क्वेश्चन पूछा था आपने उसका सही जवाब दिया, उसने उस क्वेश्चन के आंसर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलत तरीके से कम्युनिकेट किया है, इस वजह से गड़बड़ है ना। क्लाइंट ने भी कुछ ऐसे पूछ लिया है और सेल्स पर्सन को या किसी को भी उतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअली क्लाइंट इस पर्पस से पूछ रहा है, किस पर्पस से पूछ रहा है, राइट। तो वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनक्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है कि भाई क्या चल रहा है। एपीआई इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। एपीआई इंटीग्रेट हो जाती है मोर और लेस, सबने ऑलमोस्ट हो रहा है, कुछ हो जाती है जिनमें अपन ने बहुत ही छोटे मोटे, बड़े प्लेटफॉर्म में कोई दिक्कत आती है, छोटे प्लेटफॉर्म में फिर भी दिक्कत आती है, जो हम लोगों ने फेस किया अभी रिसेंट कमल के साथ। शॉपिफाई कौन सा था कमल? शॉपी एंड लजाडा। हाँ, तो वो काफी छोटे प्लेटफॉर्म है और रीजनल प्लेटफॉर्म, रीजन मतलब 1-2 कंट्रीज में चलते हैं, उनकी अपनी कुछ उनके सर्वर से उनकी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, है ना। तो अगर तो उसमें कमल को इशू आया और ज्यादातर इशू इसके रिपोर्ट और डेटा के साथ तो अपने इश्यूज थे ही, जो कि आते ही हैं क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को फर्स्ट जैसे कुछ भी क्लियर नहीं होता, राइट। बाकी जो है एपीआई से रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है। एक बार को आपका दिमाग खराब होता है कि यार एपीआई पूरी काम कर रही है, वैसे काम नहीं कर रही जैसे हम सोच रहे हैं, उसके लिए भी जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम सिर्फ रफ एस्टिमेट बोल रहे हैं, ये रहा फाइनल एस्टिमेट। हमको इस एसआरएस डॉक्यूमेंट को ब्रेक डाउन करने के बाद ही मिलता है ना, और उसमें कुछ मार्जिन होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर हम सही से नहीं समझा एपीआई कैसे इंटीग्रेट होती है ना, या फिर डॉक्यूमेंट को, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को या उस तरह के प्रोसेस को एपीआई इंटीग्रेशन के हम पहली बार फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है जैसा आपने बताया फर्स्ट टाइम थोड़े चैलेंजेस आते ही आते हैं हर टाइम में। बुलहन में भी अपन को फर्स्ट टाइम काफी आए थे और फिर धीरे धीरे अपन उसमें काफी सॉर्टेड हो गए कि हाँ इजी है, चलता है, राइट। बट इस वाले जो आपने सिनेरियो बताया उसमें यही है कि आप जो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपीआई इंटीग्रेशन कितना टाइम लगता है, उसको ये बोलो कि एपीआई इंटीग्रेशन से टाइम से कोई रिलेशन ही नहीं है। आप एपीआई इंटीग्रेशन पे ना फोकस करो, एपीआई इंटीग्रेशन हो जाएगी, उसमें 2 से 4 दिन नॉर्मली लगते हैं, बट प्लेटफॉर्म का भी आइडिया होना चाहिए। प्लेटफॉर्म अगर अच्छा है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, उनकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी तो 2 से 4 दिन लग जाएंगे। कोई रीजनल होगा तो उसमें और ज्यादा टाइम लग सकता है, उनके सपोर्ट से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, तो ऐसी चीजें होती है ना। और जहाँ तक एपीआई इंटीग्रेशन का था वो इस फ्लो में होती है, बट आपको ज्यादा फोकस रिपोर्टिंग या डेटा के क्या लेके आना है, कितना लेके आना है, किस फ्रीक्वेंसी से लेके आना है, और ओवरऑल कितना हो जाएगा, कितने लैक्स ऑफ रिकॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें। उससे मैग्नीट्यूड उससे तय होगा, एपीआई इंटीग्रेशन से तय नहीं होगा। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क है ना, जितना हमारे पास आने वाला है 1 महीने में, 2 महीने में या क्या होगा, वो उससे तय होगा, एपीआई इंटीग्रेशन से नहीं तय। अगर 1 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक है, हम लोगों ने 2 दिन का बोला था, 5 दिन लग गए, नॉट अ बिग डील, हम लोग दूसरी चीजों में उसको एडजस्ट कर लेंगे,
पर अगर आपने 25 दिन वाला काम है उसको सही से इवैल्यूएट नहीं किया तो आपके 5 दिन वाले काम को 2 दिन में कर भी लोगे तो भी कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैग्नीट्यूड है वो उससे रिलेटेड है, ना कि एपीआई इंटीग्रेशन से। तो जो भी अभी कभी भी कोई आपसे एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ पूछता है तो बोलोगे आप एपीआई इंटीग्रेशन छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि करना है, कितना डेटा है, क्या डेटा है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, डेटाबेस बनाना है कि पहले से बना हुआ है, कितना डेटाबेस है, डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा क्या, है ना, स्क्रैच से करना है तो डिप्लॉयमेंट होगा, कैसे टेस्ट करोगे, टेस्ट सिनेरियोज क्या क्या बनते हैं, है ना, टेस्टिंग अगर क्लाइंट करेगा तो कैसे करेगा टेस्ट, क्या हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन को सिर्फ शुरू से ही सारा डेटा दिखाना है जैसे आईएफजी में हुआ था, वो हमेशा बोलता था कि मैं सारा डेटा देखना, इसके वजह से काफी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। तो आप 1 मंथ का डेटा लो, टेस्ट सिनेरियो बिठाओ, टेस्ट केसेस बिठाओ, टेस्ट डेटा लेके आओ, तब बात करो, ठीक है। इस पे भी अलग से एपीआई इंटीग्रेशन और डेटा पुल वाले जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पे अपन सेपरेटली और कोई डाउट नहीं सर, सही अपने पास 12-13 मिनट बचे हैं तो हम जल्दी इन दो पॉइंट्स को खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ सर, मेरा एक है लाइक अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं लाइक ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूल्स में जोड़ते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकर में डालते हैं। मैंने कुछ लाइक जैसे ऑटिज्म के माइलस्टोन प्लान में बनाया था, उसको आसाना पे भी हम लोग डाले। तो मतलब मेरा डाउट ये है कि हम एक ही चीज़ को ना 3 जगह पे कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ट्रैकर में, फिर माइलस्टोन प्लान में, फिर आसाना, और वो सिमिलर ही आती है, एक बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब उसको हम लोग कैसे चेंज करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम टेकिंग तो है, तीनों चीजें अपना अपना टाइम ले रही हैं, तो उसको हम लोग मतलब कैसे चेंज करने वाले हैं। आता हूँ, ठीक है। तो इस जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो गाइड है ना, मतलब इस जो मैं ले रहा हूँ 3-4 अपने इस तरह के सेशंस होंगे, इसके बाद जो हम लोग फाइनली पहुंचेंगे उसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग चीजों को मिनिमाइज करें और एक सिंगल प्लेस पे रखें, ना कि मल्टीपल प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना, कि आवर कॉस्ट वहाँ पे चल रहा है, स्टेटस वहाँ पे चल रहा है, टास्क वहाँ पे चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। अब हम इसको एक चीज पे लेके आएंगे, है ना, वो भी एक बिल्कुल आपका सही पॉइंट है। हम लोग कई मल्टीपल जगह पे 50 चीजें कर रहे हैं, जो भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर उसको देख रहा है, डेवलपर उसको देख रहे हैं, वो आपस में सिंक नहीं, राइट, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपने सही, उस पे भी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। जो मैंने बताया ना डॉक्यूमेंटेशन, अभी मैं शुरू में बोला एक डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, उस पर नहीं जाएंगे, वो कहाँ करना है, कैसे करना है, उस पर जाएंगे, तो वो भी सीखा। तो ब्रेक डाउन, अच्छा ठीक है, ब्रेक डाउन मॉड्यूल्स इनटू टास्क। अब हमको टास्क में डिवाइड करना है। टास्क, all the tasks in a particular module should cover all the aspects of the module from front end to back end to database। मतलब एक जो टास्क है या फिर कह लो एक थ्रेड है पूरे प्रोसेस की, प्रोसेस मतलब मॉड्यूल है। अगर मैं यूजर पर्सपेक्टिव से देखूं तो एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे सब्सक्रिप्शन एक प्रोसेस है उसके लिए, है ना, हमारे लिए वो मॉड्यूल है एपिक, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन को करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो जैसे बता रहा था पहले, तो सबसे पहले हमारा प्लान होनी चाहिए, तो प्लान यूजर को दिखाना, तो ये एक टास्क हो गया। फेच प्लान्स सब्सक्रिप्शन ऑल द एप्लीकेबल प्लान्स टू द यूजर, है ना, और शो इट। तो एज अ यूजर, अगर मैं इसकी यूजर स्टोरी बनाऊं तो एज अ यूजर आई शुड बी एबल टू सी ऑल द एप्लीकेबल प्लान्स सो दैट आई कैन सिलेक्ट वन फ्रॉम देम टू सब्सक्राइब। तो ये एक यूजर स्टोरी बनेगी, ये टास्क बनने वाला। तो अब इस टास्क में हमने देखा कि फ्रंट एंड से बैक एंड तक हम लोगों ने इसको ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं पेज बनाऊंगा जहाँ पर मुझे शो होने हैं, फिर मैं एक कंट्रोलर या एपीआई बनाऊंगा जो मुझे वो प्लान्स देगी, है ना, फिर मैं उसको शो कराऊंगा, फिर जब मैं वो यूजर उसको सिलेक्ट करेगा तो मैं उसको नए पेज पे ट्रांसफर करूंगा जहां पर मैं सब पेमेंट के लिए कुछ इस चीज के लिए बोलूंगा। तो एक टास्क हो गया, सबसे पहले टास्क ये हो गया मेरा कि सारे प्लान्स उसको यूजर को दिखाना। सेकंड होगा कि जो सिलेक्टेड प्लान बेस्ड पेमेंट करवाना, है ना, और पेमेंट करवाने के लिए अगेन वही बनेगा, आपका एक पेज बनेगा जहां आप उससे पेमेंट डिटेल मांगोगे, फिर उसको पेमेंट को करवाओगे, एक कंट्रोलर या एपीआई बनाओगे जो कार्ड या उस चीज को हैंडल करेगा, फिर उसको सक्सेसफुल वो स्टेटस मार्क करेगा, कुछ डायरेक्शन होता है तो वो हैंडल होगा। फिर जब फाइनली सब्सक्रिप्शन जो पेमेंट का स्टेटस आएगा उसके बाद आपको डेटाबेस में उसको स्टोर करना। तो ये फाइनली पेमेंट हो गया, राइट। फिर आप बोलोगे इसके
अपडेट हो जाता है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन होने के बाद, कौन कौन सी सर्विस एक्टिव हो जाएगी, कौन कौन सी सर्विस इनएक्टिव हो जाएंगी, उसके लिए चेक्स लगा। तो ये 3 टास्क हमारे मेजरली बन गए एक इस सब्सक्रिप्शन एक मॉड्यूल के अंदर, है ना। तो अब हम ये चीज डिवाइड करें तो जैसे बोला कि ऑल द टास्क इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल शुड कवर ऑल द एक्सपर्ट्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉड्यूल फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू डेटाबेस। तो उसको थ्रेड करना। अब इन टास्क के अंदर आप सब टास्क बना सकते हो। सब टास्क मतलब क्रिएट एपीआई टू, पहले तो क्रिएट यूआई टू शो द प्लान, ऑल द प्लान्स। तो आपको एक डिजाइन मिलेगा जिसके बेसिस पे आपको पेज बनाना है, या डिजाइन नहीं है तो कोई रेफरेंस होगा जिसको शो करते हुए आपको बनाना है। तो पहला प्लान बन गया। तो अब ये जो प्लान्स वाला जो टास्क है उसका सब टास्क हो गया क्रिएट यूआई ऑफ द प्लान पेज, ठीक है। फिर सेकंड होगा आप एपीआई बनाओगे जो आपको प्लान्स देगा। तीसरा बनाओगे आप सिलेक्टेड प्लान को किसी एपीआई में पास करोगे, तो सिलेक्टेड प्लान को एक्चुअली उसको होल्ड करना, मतलब होल्ड करना, उसको डिटेक्ट करना कि कौन सा प्लान सिलेक्ट किया है, और फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट एपीआई पे भेजना, नेक्स्ट पेज पे भेजना। तो ये यहाँ तक आपका ये काम होगा, ठीक है। अब a task should be a working functionality when implemented more or less। मतलब अगर टास्क एक पूरा हो गया तो मतलब वो एक वर्किंग फंक्शनलिटी की तरह काम करना है। जैसे मैंने कहा अगर टास्क को, अगर आप कह रहे हो कि जो प्लान शो करने वाला जो टास्क है वो पूरा हो गया, इसका मतलब ये है कि प्लान शो होना चाहिए, है ना। आप पेज होना चाहिए, पेज पर लैंड करके पेज प्लान दिखने चाहिए, प्लान देखने चाहिए, तो बस सिलेक्ट करना, यूजर उसको सिलेक्ट कर सके ऐसा होना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद वो कम से कम अलर्ट में या मैसेज में कहीं पे दिखा दे कि दिस प्लान हैज बीन सिलेक्टेड। अब आप इसको किसी पेज पे भेजें, तो जब एक टास्क पूरा हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर एक टास्क को अगर मैंने कोड में कर दिया है तो इसका मतलब एक फंक्शनलिटी मेरी रेडी हो। तो जो भी आप टास्क बनाओ तो उसको एज अ एक प्रोसेस थ्रेड बनाओ, प्रोसेस थ्रेड ये जो पर्टिकुलर एक काम कर देता है ना। अब ऐसे आप थ्रेड बनाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे आप इससे और भी फायदे ये है कि आप इसको जैसे हम यूजर स्टोरीज वाले उसमें बोले कि आप इसको कुछ चीजों को पैरेलली रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लान शो करने वाला तो एक टास्क यूजर एक डेवलपर कर ही रहा है, राइट। तो क्या मैं दूसरा प्लान ऐसे करता हूँ, अगर मेरे पास सिलेक्टेड प्लान की आईडी आ जाती है तो क्या मैं उसको पेमेंट वाला काम भी पैरेलल में रन कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने सिर्फ डिजाइन ही ऐसे किया। क्योंकि जो मेरा सेकंड स्टेप है पेमेंट वाला जो टास्क है उसके लिए मेरे को सिर्फ सिलेक्टेड प्लान की आईडी चाहिए, और उसके बाद में उसको यूजर को
हेलो हेलो। कपिल, आपने रिजाइन किया या ड्रॉप हो गए थे? नहीं सर, वो नेट ब्रेक हो गया था, अभी सही हो गया। तो मैं बीच में ड्रॉप हो गया। उनके नेट इशू हो गया था, मैंने बात करी। अच्छा, कब हो गया? अभी अभी हुआ था सर, जस्ट 1 अभी 2 मिनट मिनट पहले ही 11:53 पे हो ठीक है, गया 2 था। मिनट। कमल, कुछ मिस हो गया आपका? कहाँ तक आप थे? मैं 11:53 पर मिस हुआ था, 4 मिनट में जो भी मिस हुआ। लास्ट टाइम क्या था? मतलब लास्ट जो आपने मेरी बात सुनी थी वो कहाँ पर थी? कहाँ तक सुना था आपने मुझे लास्ट? अब लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन को लेकर के बात कर रहे थे, ये लार्ज स्केल लेवल पर। ये ब्रेकडाउन मॉड्यूल्स इनटू टास्क, ये वाला हाँ इसी नहीं, हाँ ये वाला आपने task? selected- हाँ ये वाला सिलेक्टेड कर रखा था आपने। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा था वो ये था कि इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि टास्क क्रिएट करना है, मतलब वो एक फंक्शनलिटी की तरह से थ्रेड करना है। फंक्शनलिटी यानी कि जैसे आप यूजर को प्लान्स दिखाने हैं जिसमें से वो सब्सक्रिप्शन के लिए एक प्लान चूज कर सके, ये टास्क है, राइट? इस टास्क को हम लोगों ने अब सब टास्क पे फर्दर डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप टास्क को सब टास्क में या यूजर स्टोरेज में डिवाइड करना है। जैसे फ्रंट एंड के क्रिएट यूआई और प्लान शोइंग पेज, मतलब जहाँ पर भी प्लान डिस्प्ले हो रहे हैं उस पेज का यूआई डिजाइन करना, फिर एक एपीआई डिजाइन करना जो सारे प्लान्स लाके दे, और फिर उसमें से जो यूजर प्लान सिलेक्ट कर ले उसको सिलेक्टेड प्लान को गेट करना कि फ्रंट एंड पे कैप्चर करना यूजर ने कौन सा प्लान सिलेक्ट किया है, और ताकि उसको दूसरे पेज पे भेजा जा सके, पेमेंट पे। ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को डाउट इसमें? नो सर। तो अगेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अच्छे से टारगेट्स, अचीवेबल टारगेट्स, वीकली टारगेट्स बना पाए, है ना? देन एक एक्यूरेट टाइमलाइन हम तय कर पाए कि कब तक हम इसको डिलीवर कर देंगे। और टास्क शुड बी डन पैरेलली, मतलब इस टास्क जो भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसमें ऐसे कर पाए ताकि दो टास्क को हम लोग इजीली पैरेलली डेवलप कर पाए। अगर हमारे पास 2 बैकएंड डेवलपर हैं, 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, तो फ्रंट एंड के जो भी टास्क हो सकते हैं फ्रंट एंड रिलेटेड, है ना? मतलब टास्क क्या सकते हैं, मतलब एक तरह से क्वार्टर है, मतलब 2 थ्रेड है आपके पास, 2 थ्रेडर में भी एक फ्रंट एंड पार्ट है, एक बैकएंड पार्ट है, एक सेकंड फ्रंट एंड पार्ट है, एक बैकएंड पार्ट है। तो एक पेयर ऑफ फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपर एक टास्क पे काम कर सकते हैं, है ना? और दूसरा पेयर ऑफ बैकएंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर दूसरे टास्क पे काम कर सकते हैं। जस्ट उनके बीच में अगर ये कम्युनिकेटेड हो गया कि क्या फर्स्ट स्टेप से हमको क्या सेकंड स्टेप में मिलने वाला है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को दोनों को मैं पैरेलल रन कर सकता हूं। फ्रंट एंड और बैक एंड को मैं पैरेलल कैसे रन कर सकता हूं कि अगर बैक एंड ने डिसाइड कर दिया कि ये रेस्पॉन्स मिलने वाला है और फ्रंट एंड बोले कि हां ठीक है, मेरे को ये रेस्पॉन्स के बेसिस पे मैं अपना डिजाइन बना लेता हूं, मैं अपने फंक्शन में तैयार कर लेता हूं, तो वो लोग भी करें। तो एक्चुअली ये आपने एक स्क्वायर बनाया जिसके 4 पार्ट कर लिए और चारों पार्ट को आप एक्चुअली आप पैरेलल रन कर रहे हो। तो आप जो काम अगर आप इंडिविजुअली करते पहले फ्रंट एंड डेवलप करना, फिर बैक एंड, फिर फ्रंट एंड, फ्रंट बैक, 2 टास्क की बात कर रहा हूं। तो अगर एक टास्क को काम करने में 1 दिन लगता है तो आपको इसको करने में 4 दिन लगते हैं। बट क्योंकि आपने इतना अच्छा डिजाइन कर लिया, टास्क को डिवाइड कर लिए कि अब आपको पता है कि किसके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, तो आपने 4 डेवलपर जो लगे हुए हैं उन्होंने चारों को आपने एक साथ लगा दिया और एक दिन में एक काम हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी टास्क को हम लोग अगर अच्छे, ऐसा नहीं है कि हर टास्क को आप ऐसे पैरेलली रन कर सकते हो, है ना? बट जहाँ पे भी कर पाएंगे वहाँ हम लोगों को करना चाहिए, और वो इसी से निकल के आएगा। जितना आप अच्छा मॉड्यूल कर पाओगे, मतलब ब्रेक डाउन कर पाओगे मॉड्यूल्स का टास्क का सब टास्क में, तभी हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या पैरेलल में किया जा सकता है, क्या पैरेलल में नहीं किया जा सकता। सर एक पॉइंट है, जैसे अभी हमने डील केयर में वीकली वो प्लान किया था, हमें इस वीक में ही करना है, बट वही वो थोड़ी अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू हुआ प्रशांत का, तो फिर वो हम अचीव नहीं कर पाए। फिर इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे? राइट, तो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है। बट आप इसका देखोगे, इस प्रॉब्लम का रूट है कि हम लोगों ने जो स्कोरियन जो प्रोजेक्ट था ना उसको सही से प्लान नहीं किया। तो ये एक्चुअली कोलैटरल डैमेज है। मतलब कोलैटरल डैमेज से क्या मतलब
वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेज सही से नहीं हुआ तो हमको दूसरे प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ा। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं था उस प्रोजेक्ट में उनको कितना टाइम लगेगा और हमने सोचा कि हम इतना टाइम निकाल लेंगे, बट हाँ, उतना टाइम निकल नहीं पाया। वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है अगर सब में हम लोगों ने सही से फॉलो कर लिया तब हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे कि क्या था। ठीक है। राइट, तो ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया, आप टूर पे गए हो कहीं तो अगर आपने देखा कि मैं यहाँ पे 2 घंटे बिताऊंगी लेकिन आपको वहाँ पे जाके पता चला कि एक्चुअली 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे को तो वहाँ पे 6 घंटे 4 घंटे बिताने पड़ेंगे। तो आपका दूसरा जहाँ पर आपने बुकिंग कराई हुई है अगले नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए वहाँ पे तो आप जा ही नहीं पाओगे। तो आपको फिर एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी। अब ये क्या हुआ, क्या चीज छोड़ी जाएगी क्या चीज छोड़ी नहीं जाएगी, वो फिर एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता है। या अब क्योंकि आप ही घूमने निकले हो तो आपको तो घूमना है, आप अपनी जगह किसी और को भी नहीं भेज सकते कि तू वहाँ चला जा, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि ये वैसा काम नहीं है, ये घूमने वाला काम। तो ये तो आप एंजॉयमेंट के लिए निकले हो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना, ये वैसा रेस्पॉन्स। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हम टास्क के जितने दो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, अगर दोनों प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने सेम प्रोसेस से इवैल्यूएट किया है तो हम इसमें भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, इसमें भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे सिनेरियो बनेंगे जब कितने भी कॉन्फिडेंस के बाद में हम थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होंगी, पर वो इतनी भी नहीं होंगी जितनी अभी हो रखी है जस्ट इस करंट के कारण। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब भानु के लिए थोड़ी सी रिलेटेड हो सकती है क्योंकि उसका काम ही ये था और उसको पता है कि ऐसे होता है ना। बट मैं फिर भी भानु को इसलिए इंक्लूड किया है कि जो भानु आप कर रहे हो वो तो हमको करना ही है, इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है उनको भी पता रहना चाहिए कि ये कैसे कर, और आपके माइंड में भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि आपको किस लेवल तक उनको करके देना है। तो कहने का यहाँ पे अगेन वही है कि अगर हमारे फ्लोर पे 10 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं एट ए टाइम, 10 प्रोजेक्टों में सेम अगर 2-3 बंदे मतलब 2 प्रोजेक्ट्स या 3 प्रोजेक्ट्स में काम कर भी रहे, लेकिन अगर हम लोगों ने क्लैरिटी सही रखी, जैसे मैंने बताया वीकली अचीवेबल टारगेट्स अपन बना पाए, तो इसमें वीकली अचीवेबल टारगेट्स में ये भी फैक्ट कंसीडर होना चाहिए कि अगर प्रशांत है वो इस प्रोजेक्ट में भी लगा हुआ है तो उसमें उसको कितना देना है ना, और यहाँ पे कितना देना है। तो ये प्लानिंग ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग है, मतलब ये जो फोरकास्टिंग है, ये जो फोरसीइंग है चीजों का और प्रैक्टिकली उसको एब्जॉर्ब करना है। फैक्ट इज फैक्ट, वो दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है, मेरे को उसी हिसाब से अपने इस प्रोजेक्ट को भी प्लान करना है। और उस जो बंदा है बोल रहा है कि हम उसमें भी कर लूंगा उसमें भी कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, तो भी उसको भी ये रियलाइज करना दोस्त ठीक है आपकी इंटेंशन में सही है, अच्छी है, आप यहाँ पे भी काम करना चाहते हो, वहाँ पे भी काम करना चाहते हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। पॉइंट लिखे, मैंने कहा कर लूंगी 6 पॉइंट, आपने बोला था 6 पॉइंट कि हाँ मैम मैं कर लूंगा 6 पॉइंट, मैंने कहा देखते हैं मुझे लिखते हो जाते हैं 6 पॉइंट। इसीलिए कह रहा हूँ तो आपको उनको ये रियलाइज कराना पड़ेगा, एक बार उनको आप टाइम दो, वो बोल रहे हैं अच्छा कर लोगे, आप भी बोले हाँ कर लोगे, ठीक है ओके लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ये ग्राउंड आपका, आप खेलो, है ना। फिर वो वहाँ पे गलती करेंगे। मैंने आपको ये एग्जांपल एक दूसरे के दिया है, मैं पहले भी जैसे जसपाल भी ऐसे ही करता है, जसपाल अपना बीआई टीम का हाँ सर हो जाएगा, तो एक बार क्या मैंने उसको ऐसे ही बोला कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ करके, मुझे एस्टिमेट ये प्रॉब्लम पहले एस्टिमेशन बार वहाँ पे भी गड़बड़ हो रही थी, ब्रेड बोलता था कि ये कितना तक हो जाएगा, वो बोलता था 2 दिन में हो जाएगा, और लगे 1.5-2 हफ्ते, है ना। तो बोला कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अब उसको बोलो कि अच्छा बताओ अब आपने बोला था 2 दिन में कर दोगे, अब बताओ मुझे ऐसा क्यों। फिर उसने उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली अवेयर होकर सोचना चालू किया कि एक्चुअली हुआ क्या। तो आप जब उससे पूछोगे अच्छा बाकी में मुझे बताओ हुआ क्यों ऐसा, आपने 2 दिन बोले थे, सोच के बोले होंगे, है ना। आपने वो जो प्रोसेस था आपको क्यों उसको फॉलो नहीं कर पाए या क्यों ऐसा नहीं कर पाए, अचीव कर क्यों नहीं पाए इसको 2 दिन में करने में। तब उसने रियलाइज किया, उसने पॉइंट्स को देखा उसको कि ये ऐसा एक्चुअली ऐसा होता था, मैंने उसको सही से इवैल्यूएट नहीं किया, मैंने सिर्फ 2-3 चीजें देखी, मैंने उसका इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं किया, और उसके बाद दूसरे जो चेंजेस थे वो भी मैंने कंसीडर नहीं किया कि मुझे वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और जो चीज जाती है वो एक्चुअली पूरी जाती है, क्लाइंट को पूरी चाहिए, उसको आधी अधूरी नहीं चाहिए, राइट। तो
समझदारी फिर यहाँ पे मैच्योरिटी क्रिएट हुई कि यार हमको एक्चुअली थोड़ा सा सोच समझ के ही अपनी टाइम देना पड़ेगा। आप इसको अपने तक रखोगे एक बार के लिए, जैसे मैं करता हूँ, कोई मुझे बहुत जल्दी दे भी देता है तो भी मैं बोलता हूँ कि मुझे मालूम है कि इसमें अभी इतना वो बोल रहा है इतना टाइम लगेगा, बट इससे भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो मनु तो ऐसा करो कि क्लाइंट को इतना टाइम दो ताकि हम लोग उसको इसमें। यहाँ पे मैंने अपने इनको बोल दिया कि देखो अच्छा ठीक है, आपने 2 दिन बोला था, क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रैक्टिस में हम लोगों ने उसको रियलाइज भी करा दिया कि आप अगली बार से उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली सोचो और प्रैक्टिकली चीजों को कंसिडर करो, और जो भी आप टाइम बताते हो वो उसका और थोड़ा सा मैच्योर्ड वर्जन लेके हो सकता है। फिर बोले उसी 2 दिन काम के लिए होता अच्छा 1 हफ्ता लगेगा, और फिर 1 हफ्ते के बाद भी उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, फिर और उसको बोलेंगे अच्छा आपने 1 हफ्ता बोला था, गुड 1 हफ्ते की जगह मतलब 5 दिन की जगह 7 दिन लगे, बट लेट्स डू वन थिंग, आप 5 दिन की जगह 7 दिन की लोगे, इसको थोड़ा और वर्क कर दें। फिर वो ले रहा है एक्चुअली मुझे 7 दिन इसलिए लगे, तो वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेगा, अगर उसको लग भी रहा होगा ना 5 दिन लग रहे हैं तो वो 7 दिन बोलेगा। तो इसलिए इससे क्या होगा, वो खुद को अपने आप को गैप दे जो आपने भी एक बार गलती कर है ना। तो आप अपने आप की अपनी पोजीशन को, अपने काम को और सीरियसली जब आप अवेयर होकर देखोगे तो और थोड़ा सा मैच्योरिटी से देखोगे तो आप बोलोगे अच्छा मेरे को लग रहा है 3 दिन, लेट्स डे के 4 दिन। मैं खुद भी यही करता हूँ, अगर मेरे को लगता है कि 5 दिन में खत्म होने वाला फिर भी मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा बोलता हूँ। जैसे डेमो होना है, डेमो के लिए आपको बोलता है नहीं वेडनेसडे तक हो जाएगा प्रॉपर प्लान में, लेकिन ठीक है मेरे को लगता है कि वेडनेसडे तक हो जाएगा, बट लेट्स डू द डेमो ऑन थर्सडे सो दैट कुछ आता है तो मैं वेडनेसडे को फिक्स कर दूं। तो इस तरह से आप टाइमलाइन अपनी देखो और आप उसमें क्लिक करो। और जहाँ तक टास्क मैनेजमेंट और इसकी बात है, जब जितना छोटा आप करके अपने डेवलपर्स को भेजोगे वो उतना ज्यादा सेटल होंगे, क्योंकि जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके वो फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा आप उनको सब टास्क के बारे में बताओ, आपको ये टास्क करना है, इसके अंदर ये इनपुट आएगा, ये आउटपुट आपको भेजना, अब उसको ये क्लियर करके दे, उससे उसका सवाल पूछो कि आपको कितना टाइम लगेगा, फिर बोला इसमें 2 घंटे लगेंगे, मतलब ठीक है तो आप 2 घंटे बोल रहे हो, मैं आपको 3 घंटे दे रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, आपको उनको इतना ही करके दे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का यही मतलब है कि आप अपने जो डेवलपमेंट टीम है उनके लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम सब थोड़ा सा समझते हैं कि जो जितना अभी नया है इस फील्ड में, नए अभी जो फ्रेशर्स हैं या एक साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है, वो हमको अवेयर होकर करना है कि भाई ये इसको नहीं कर पाएगा या इस पार्ट को इतना नहीं कर पाएगा, ये उसकी कैपेबिलिटीज की लिमिटेशंस नहीं है, बट ये उसके एक्सपीरियंस की लिमिटेशन। तो उस चीज को हमको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अच्छी प्लानिंग, अच्छी फोरकास्टिंग और देन अच्छा एग्जीक्यूशन, जो हम लोगों ने, और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, मतलब वही करो जो प्रैक्टिकल। ये तो ये 2 स्टेप आज हम कवर कर रहे हैं। तो 10 का भी टाइम हो गया है, भानु के साथ जाना होगा। भानु हाँ सर, मुझे करना है। ठीक है। वैसे आप निकल भी सकते हो क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आपके लिए रिपीटेड था। मैं थोड़ा सा इनके साथ और टाइम स्पेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट एक बार ले लेता हूँ, है ना, और उसके टास्क डिवीजन और सब कर। ठीक है सर। ओके भानु, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भानु। बाय। ठीक है। ये तो टास्क हो गए हमारे पास। दीपांशु, आपका कमल, आपका कोई सवाल, कोई सिनेरियो आपको याद आ रहा हो जैसे सपना ने पूछा? हाँ सर, मेरा एक सर जैसे हाँ दीपांशु आप बोलो। आप पूछो, कोई नहीं, मैं पूछता हूँ। कमल आप बोलो। ठीक है, मैं पूछ आपने पूछा। सुप्रा सर, मेरा एक पॉइंट ये था, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने मतलब टाइम तो डिसाइड कर दिया, टाइम फ्रेम कि हाँ इतने में उसे टास्क को कंप्लीट करना है। तो कभी क्या होता है, कोई पर्सन हो सकता है तो वो थोड़ा प्रेशर लेता है कि हाँ इतने टाइम में कंप्लीट करना है, और चीजें फंस रही होती है। तो जिस वे में उस चीज को करनी चाहिए थी उस वे में ना करके कोई मतलब जुगाड़ हो गया वहाँ पे, या कुछ और हो गया जो कि बाद में ब्रेक डाउन होगा, उस टाइम तो हमने करके दे दिया। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है।
और मतलब वो एंड में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्लाइंट के सामने जाके फट गई डेमो देते टाइम में, कुछ और हो गया, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली टेक्निकल मैनेजमेंट का थोड़ा सा आएगा पार्ट, जो हम लोग आई थिंक जब हम इसकी टेक्निकल मैनेजमेंट में आएंगे, हाँ, तो इसमें जो जैसे हम लोगों ने पहले तो सबसे बताया कि क्या टेक्निकल चैलेंज हो सकता है फर्स्ट पार्ट में अपकमिंग चैलेंजेस वाले में, प्लस जो भी टीम पर्सन है उसके टेक्निकल चैलेंज जो प्रोजेक्ट के जो टास्क में डिवाइड करेंगे ना हम लोग, टास्क के सब टास्क में, तो इसके दो तरीके होते हैं। तो एक होता है कि जब आपका कोई पार्ट काम नहीं करता है या फिर नहीं काम करता, तो उसको आप डमी रखते हैं। डमी मतलब वो आएगा कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा ताकि कम से कम ब्रेक ना हो जाए, तब आप उसको डील करते हो कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करके टाइम बाय करते हो अपने लिए या अपने अलग जो भी बंदा वहां पर फंसा हुआ है और उसको कंप्लीट करता है। बट जैसे मैंने बताया, अगर आपका टास्क, जैसे हम लोग कोड में भी देखा सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, अगर आपको ध्यान हो, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि अगर मेरा एक फंक्शन है जिसको एक पर्टिकुलर काम करना था और आप टेक्निकली वहीं अटके हुए है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ एक डमी रेस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो जिसके थ्रू आपका जो प्रोसेस है एक्सपेक्टेड जो चलता है आप उसके थ्रू प्रोसेस कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप उसको एक डमी रेस्पॉन्स दे दो और वो उसके थ्रू आगे काम चल जाए, अगर आपका कोड सही से बिल्ड है तो। दूसरा, अगर आप ऐसा है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैक्रो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो कि जहाँ पर रॉन्ग डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर ली गई या सही से उसको रिएक्ट वाले जो मॉड्यूल था उसको सही से बिल्ड नहीं किया, हाँ, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ा ग्रेव इशू है। वो अब दो कारणों से हो सकता है कि जो भी कर रहा है उसको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। तो सबसे पहला तो यही होता है कि जो टीम लीड हो या प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हो टेक्निकली, है ना, वो थोड़ा सा पहले से गाइड करके चले कि यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि आपने रियलाइज किया कि गलती हो गई, तो मैंने आपको बोला भी कि आप इन प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन करो और इनका सेशन भी लो कि रिएक्ट में ये गलतियाँ होती हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कोई प्रोजेक्ट सेटअप करने। हाँ, तो ये अब आप कहोगे कि फर्स्ट टाइम इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता था, तो इसका कोई शॉर्ट एंड आंसर नहीं है कि कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। हम लोगों ने देखो कहीं ना कहीं आपको अपने डेवलपर्स पे रिलाई करना है ना, आपको थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, है ना। प्रोजेक्ट हैम्पर हो सकता है, बट प्रोजेक्ट हैम्पर किस लेवल तक का हो रहा है ये हम थोड़ा सा कॉन्फिगर कर सकते हैं। और जो भी डेवलपर्स हैं उनको भी ये उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या गलती हो रही है। वो तो जैसे जैसे बिल्ड होता है, जैसे जैसे रिपीटेटिव प्रॉब्लम आने से लेते हैं, जैसे वो होता है ना एक विशेष सर्किल में फंसते जाते हैं चीजें, तब हमें रियलाइज होता है। तो अगेन इसका सॉल्यूशन भी वही है कि हम लोग क्या डेमो टाइम पे कर रहे हैं। शुरू में मैंने बोला कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं टेक्निकल लेवल पे भी और स्कोप लेवल पे भी, कि एक्चुअली स्कोप में ऐसा, मैंने उस पर्सपेक्टिव से बोला था कि स्कोप में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, आपने कुछ और किया, बट हाँ सेम थिंग गोज फॉर दिस टेक्निकल चैलेंजेस कि आपने जब डेमो दिया तभी कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर आपने रियलाइज किया अच्छा ये कैसे हो गया, है ना। तो आपने डेवलपर ने पूछा मैंने एक्चुअली ये कर रहा हूँ, फिर वो रियलाइज करें ठीक है सर मैं ठीक करता हूँ, फिर बोलेगा अच्छा बताओ ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा अभी। तो जितना डेमो या जितनी इस तरह की चीजें आप इनिशियल स्टेज में ले लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर चीजें बिखर रही हैं। तो आप उसी स्टेज में अगर आप कर लोगे तो बहुत कम रिवर्क करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप एंड तक वेट करते रहोगे, हम लोग सिर्फ फाइनल सब कुछ होने के बाद ही डेमो ले रहे हैं, तब फिर गड़बड़, तो वहां तो गड़बड़ हुई। कुछ आंसर कर पाया? हाँ सर, मतलब कंक्लूजन यही है कि टाइम हम लोग उसे रिव्यू करते हैं और जो भी हमारे फीडबैक्स हैं वो शेयर करते हैं कि हाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट किया होता है या फिर ये सही है। हाँ, इसका यही पर्पज है। मतलब जैसे मैं वापस देता हूँ, जैसे मेरा एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूँ, आपने किसी बंदे को अपना घर बनाने को बोला,
राइट है ना। अब आपने बोल दिया ये ऐसा ऐसा बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है, तो फिर आप बोले आप उससे सिर्फ फोन पे पूछ रहे हो गया क्या, वो कह रहा हाँ सर हो गया, तो बोला वो हो गया क्या, हाँ सर हो गया, 3 महीने आप देखने बाद आए, है ना। तो अब तो इतना सब कुछ बन गया, तब आप देखने आए हो, तब आप गलती निकालोगे, अरे ये हमारी ऐसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ होनी चाहिए थी, ये ऐसा है, ये बिल्डिंग का प्लग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ लगाऊंगा तो ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बेड वहाँ लगाऊंगा, मेरे वहाँ पे होना चाहिए था, ये बेड आपने यहाँ पर, तो ये चीजें कैसे पता लगी। तो आपने क्या है, डेमो ही 3 महीने बाद लिया जब आपने विजिट किया, तो आपको रेगुलर विजिट करनी पड़ती है ना। तो अगर आपको शुरू के टाइम में ही और रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है कि क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, तो ये रेगुलर विजिट वाला ही एक तरीका है, क्योंकि जो भी आपके फ्रेशर्स हैं या खासकर जो कम एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है जितनी आपको है। तो आपको अपनी जानकारी से, आपको अपने एक्सपीरियंस से, आपको अपने नॉलेज से उनको गाइड करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही से करो, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो रेगुलर डेमो ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, ताकि आपको जितनी इनिशियल स्टेज पे गलती पता चलेगी उतनी जल्दी, उतने कम टाइम में वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये जैसे मैक्रो कोडेक्स में हमको काफी टाइम बाद पता लगा है ना, तो हम लोग को थोड़ी सा दिक्कत हुई और उसमें काफी फिर आपको रिवर्क करना पड़ा उसको रिवर्क। अगर हो सकता है शुरू से ही हम आपको उसमें इन्वॉल्व करते या कुछ करते, क्योंकि शुरू में चीजें चल रही है ना, बट जैसे ही उसमें मॉडिफिकेशन स्केल करने लगे, उसको फ्लेक्सिबल बनाने लगे, तब हमको पता लगे ये गड़बड़, राइट। तो रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर सुपरविजन ये जरूरी, डेमो जरूरी, और आप रेगुलर डेमो भी आपके सुपीरियर को हमेशा, क्योंकि आपके सुपीरियर को आपसे ज्यादा पता कुछ चीजों, तो वही आपको ज्यादा गाइड करता है, और तभी सीखते भी। अगर आपका सुपीरियर आपको गाइड ही नहीं कर रहा है तो फिर आप कैसे सीख पाओगे, आप तो सेम गलतियां बार बार ही करते रहोगे, और अगर आप अपने जूनियर्स को नहीं बताओगे तो वो सेम गलतियां करते रहेंगे। ये और अगर गलती हो जाती है तो एक बार के लिए, मैं बोल रहा हूँ, एक बार के लिए गलती माफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ गलती से ना सीखना वो इशू है। और हाँ कमल, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मेरा एक्चुअली जो डाउट या क्वेश्चंस है वो पैरेलल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है। बेसिकली यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास, लाइक टीम 1 अपना काम कर रही है, टीम 2 अपना काम कर रही है किसी पर्टिकुलर मतलब टास्क पे, ठीक है ना। बट क्या है कि जो टीम 2 काम करने वाली है वो टीम 1 के वर्क पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर पैरेलल डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमको प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम पर ही देखना है या इसको मैनेज करना पड़ेगा फिर? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये डिसाइड करता है कि आप कितना पैरेलल में कर सकते हो, कब पैरेलल में कर सकते हो, कब नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, तो मतलब ये प्रोजेक्ट प्लानिंग जब पर ही है। दो टीम अगर हाँ, प्रोजेक्ट प्लानिंग आपको बहुत अच्छी, जितनी अच्छी आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी, इससे बहुत सारे आंसर निकल के आ जाएंगे आपको। ठीक है। तो पैरेलली दो टास्क किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, वो उन 2 टास्क की आपस में जो डिपेंडेंसी है उस पे बेस है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन कराना है, सब्सक्रिप्शन एक प्लान पे होगा, राइट। तो अगर तो मुझे सिर्फ प्लान आईडी मिल जाए जिसको सब्सक्राइब कराना है, मैं तो सब्सक्रिप्शन वाले पेमेंट वाले पार्ट को पैरेलली रन कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे सिर्फ जो भी पास करेगा वो प्लान आईडी पास करेगा, मैं प्लान आईडी के बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता हूँ, उसको पेमेंट वाला मॉड्यूल रन कर सकता हूँ। तो ये टास्क 2 है, टास्क 1 पे डिपेंडेंट है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया, बट मुझे ये भी मालूम है कि प्लान ही मेरे पास 4 है, इसमें से एक आईडी आएगी मेरे पास, राइट। किस फॉर्मेट में आएगी, बस मुझे ये पता करना है, वो आ जाएगी, मैं उससे सब्सक्रिप्शन पेमेंट को, तो इसमें मैं पैरेलली रन कर सकता हूँ, है ना। बट कोई टास्क ऐसे हो सकते हैं कि आप पैरेलली रन नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे टास्क के फिनिश होने के लिए।
तो ठीक है। ऑफकोर्स कुछ टास्क होंगे वो सीक्वेंशियली रन होंगे, कुछ पैरेलली रन हो सकते हैं। जैसे बैकएंड फ्रंट एंड का बोला कि आप फ्रंट एंड का डेवलप कर सकते हो, स्क्रीन्स वगैरह, फिर बोलेंगे आपकी एपीआई कब तक रेडी हो जाएगी, तो आप बता सकते हो मैं रेडी कर रहा हूँ। तो एपीआई डेवलपमेंट प्लस फ्रंट एंड का स्क्रीन डेवलपमेंट, ये तो पैरेलली रन कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में कितने भी डिपेंडेंट एक जगह आके उनकी डिपेंडेंसी क्लैश करेगी। अब आपको बोला ठीक है मैं ये एपीआई मैंने बनाई है, अभी इस पे काम बाकी है, एक दिन और लगेगा, बट हाँ मैं आपको अब इस स्टेज पे आ गया हूँ, तो मैं आपको इसका रेस्पॉन्स दे देता हूँ, आप इस रेस्पॉन्स के बेसिस पे अपना करवा सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी क्या नहीं है, मुझे इस रेस्पॉन्स से काम नहीं बनेगा, मेरे को एक्चुअली में रियल एपीआई ही चाहिए होगी। तो हाँ फिर आपको बोला ओके आप इसमें वेट कर लो, आप जब तक नए दूसरे स्क्रीन का यूआई बनाना चालू कर दो, मैं कल तक आपको ये एपीआई दे दूंगा, फिर आप इस पर काम करो। तो एक तरह से पैरेलल नहीं भी हुआ, लेकिन एक तरह से पैरेलल हो भी गया, क्योंकि आपने क्लियर कट बता दिया कि मैं आपको कल तक ही दे पाऊंगा, अब आप एक्चुअली दूसरे स्क्रीन को मूव कर सकते हो। तो वो बैठा भी नहीं है, उसने पैरेलली अभी कुछ और ले लिया, लेकिन वो टास्क नहीं लिया, लेकिन दूसरे को ले लिया, लेकिन पैरेलली हो गया। और एक तरह से पैरेलल नहीं भी हुआ क्योंकि वो टास्क अभी पूरा नहीं हुआ, उसके लिए डिपेंडेंसी क्रिएट। तो वो सभी चीजें हैं जो ब्रेकडाउन से निकल के आती हैं। ब्रेकडाउन जितना अच्छा होगा उतना ही एफिशिएंटली आप अपनी टीम को बोल पाओगे कि कब क्या करना है, कब कैसे नहीं करना है। टास्क डिपेंडेंट होता है, तो बोले सर ये फंक्शन डेवलप करने के लिए मेरे को वहाँ से ये आना चाहिए, वहाँ से ये आना चाहिए, तो मैं उसको बोल दूंगा ऐसा करो ना, जैसे टेस्ट केसेस रन करते हैं तो टेस्ट केसेस में कुछ डेटा आप फिक्स कर देते हो, तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है आपको ये फंक्शन बनाना है, आप एक फंक्शन में काम कर सकते हो, ठीक है क्या इनपुट आएगा इसका, तो यही आएगा, मैं आपको दे देता हूँ एक सेट ऑफ इनपुट, है ना, ये एक सेट ऑफ इनपुट, ये एक सेट ऑफ इनपुट, ये सही वाला इनपुट है, ये रॉन्ग वाला इनपुट है, दोनों के केसेस में आप अपना फंक्शन डेवलप कर लो। राइट, जैसे मैं एपीआई के लिए करता हूँ कि मुझे एपीआई में एक रेस्पॉन्स चाहिए पर्टिकुलर, है ना, तो पहले तो मैं सक्सेस के लिए कर लूंगा कि सक्सेस का रेस्पॉन्स ये आता है, तो मैंने सक्सेस का रेस्पॉन्स एक बार हिट किया, मैंने सक्सेस का रेस्पॉन्स को जेसन को स्टोर करा लिया, मैं अब जो भी अब उसी रेस्पॉन्स को मेरे को डेटाबेस में इंसर्ट कराना है, ये कोड लिखना है मुझे, इसके लिए मेरे को एपीआई रेडी हो या ना हो, मतलब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ तो रेडी है, उसमें एक्चुअल डेटा ना हो भी ना हो, तो बस मेरे पास ये सैंपल रेस्पॉन्स है, इसके बेसिस पे मैं पूरा अपना कोड लिख सकता हूँ जो कि पूरा डेटा डेटाबेस में डाल सकता है। तो ये वाली चीज तो पहले नहीं करिए, बाद में आप डेवलप करते रहो एपीआई, फिर जब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो मैं अपने कोड में थोड़े बहुत चेंजेस कर लूंगा, वो हो जाएगा। फुली वेट करने से अच्छा है कि आप पैरेलल में अपने दो लोगों के टास्क को ऐसा डिवाइड करो, और इसका एक और तरीका होता है कि जो भी आप टास्क कर रहे हो उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है ये डिसाइड कर लो, है ना। अगर तो आपका इनपुट क्लियर है तो आप इस पार्ट को इस फंक्शनलिटी को क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आपका इनपुट क्लियर है, आउटपुट क्लियर, और इस आपकी इसका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट हो सकता है। अगर आपका आउटपुट डिफाइंड है तो दूसरा वाला भी अपना काम क्लियरली कर सकता है क्योंकि आपको इसको पता चल गया कि इनपुट क्या आना है। ठीक है, तो क्या आप नोट्स बनाते हो, नोट्स के इनपुट आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं ना। अगेन वही ये टास्क का काम है, फिर टास्क को जब आप टेक्निकली चेक करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये पैरेलली कितना रन किया जा सकता है। यही मैनेजमेंट का गुण है, मतलब इसी चीज में मजा भी है। जब आप लीड करोगे किसी टीम को तो आप अपने टीम को आपके टीम मेंबर आपके पास पहुंचे, यार सर मेरे पास तो ये नहीं है, उसने मेरे को अभी दिया नहीं है, तो आप करो अच्छा नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, फिर आपको रिप्लाई दोगे अच्छा, और फिर जब आप उन चीजों को कंबाइन करके देखोगे ना, अच्छा आपने ये कर लिया वो कर लिया, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा किया कुछ नहीं किया, राइट, ठीक है, ये होता है। तो आपको मजा भी आएगा कि मैंने दो ऐसे मॉडल किए जिसको मैंने फोरकास्ट करके कंबाइन करके, पहले कंबाइन नहीं थे, जब मैंने उनको कंबाइन किया तो वो चलने लगी चीज, और जस्ट तार कनेक्ट किया आपने और लाइट चल गया सब। ठीक है सर, मेरे पास दो एग्जांपल हैं अभी बेसिकली। जैसे फेमलोब में कल एक जो क्लैश हुआ था बेसिकली रिडायरेक्शन को लेकर के, नूर ने अपना काम कर दिया बट अब वो चीज़ें हमारे एंड पे आके अटक गई कि वो हमारा मेलर काम नहीं कर रहा है, प्लस स्ट्राइप का वो लॉजिक ही गलत लिखा हुआ था। अब इसमें नूर की अगर डिलीवरी लेट हो रही है उसमें उसकी गलती नहीं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है पॉकेट पासपोर्ट। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने मान लो डिसाइड किया ये टास्क है, वो उन्होंने प्रैक्टिकली डिसाइड भी कर लिया कि ये वीकली अचीवेबल टास्क ये है, बट क्या है कि वो पहले से एग्जिस्टेड कोड बेस था, हमें ये नहीं पता था उसमें क्या आने वाले चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सत्यम ने जैसा बताया कि उन्होंने पता नहीं किस तरीके से कोड लिख रखा हुआ है, मतलब लॉजिक काफी लेंदी लिखे हुए हैं, हर एक चीज को उन्होंने मतलब मैनुअली कर रखा हुआ काम।
तो नए टास्क के लिए तो हम नया प्रोजेक्ट स्क्रैच से बना रहे हैं, वहाँ पर तो चूँकि हम ही लीड कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेहतर काम करेगा जो डिसीजन हम लेंगे। बट एग्जिस्टेड कोड बेस के लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? हाँ, ये भी मेरा नेक्स्ट पार्ट है। मैंने डायरी में लिखा हुआ है कि ये चैलेंजेस हैं हमारे पास। अगर नया प्रोजेक्ट है ना, बट एग्जिस्टिंग मतलब हाँ, हमारे पास एक तो है कि नया प्रोजेक्ट हमारे पास आया, जैसे आपने पॉकेट पासवर्ड का एग्जांपल दिया, जिसमें पहले से ही कोड लिखा हुआ। हाँ, तब हमारे पास क्या क्या चैलेंज आ सकता है। सबसे पहले चैलेंज आता है डिप्लॉयमेंट का, कि वो हम लोग उसको सही से डिप्लॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मतलब सेटअप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, है ना। और ये सेटअप की ज्यादातर इशू हमारे पास हाँ, वो मर्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर या ये रिएक्ट या एमक्यू के सेटअप में ज्यादातर लैरावेल में इतना नहीं आता, बैकएंड इजीली सेटअप हो जाता है ना। और या जेंगो के प्रोजेक्ट्स में आता है, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है डिपेंडेंसी। दूसरा वो जो होता है प्रोजेक्ट कोड की अंडरस्टैंडिंग एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं, जैसे आपने बोला ना कि पहले से ही कोई कोड लिखा हुआ है, अब हमको उसको डालना है, तो हमको वो जगह ढूंढनी पड़ती है कि हमको वो कोड कहाँ डालना है ना, कितना वो हुक कहाँ क्रिएट करना है जहाँ पे एक्चुअली ये सही काम करेगा। तो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग के भी एफर्ट लगते हैं, वो भी हमको कंसीडर करके चलना है ना। और इसमें हम और डिटेल में करेंगे कि प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा और डिटेल जाएंगे। फिर ये कहता है एक्स्ट्रा चेंजेस। एक होता है कि हमको जो फंक्शनलिटी दी गई है वो एग्जिस्टिंग कोड में एक्चुअली और चीजों को इम्पैक्ट करेगी, और हमको अपना काम करने के लिए जो हमारा स्कोप है उसको करने के लिए दूसरे और टास्क करने पड़ेंगे। तो प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करना भी एक, पहले तो सेटअप हो गया चैलेंज, सेटअप हो जाता है तो हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग कोड को समझना, उसमें एफर्ट लगेंगे 6 घंटे लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, और वो भी सिर्फ उतने पार्ट को जितना हमारे पार्ट को इम्पैक्ट करता है। अगर मुझे इस टाइप को ऑनबोर्डिंग करवानी है तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ करवानी है, कैसे करवानी है, टेबल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, टेबल में वो कॉलम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ जो पोजीशन को हैंडल कर रही। अगर वो टेबल नहीं बना हुआ है तो हम कैसे करेंगे, माइग्रेशंस क्रिएटेड हैं क्या, माइग्रेशन इम्पैक्ट करना कैसे करना, वो एफर्ट तो अंडरस्टैंडिंग एफर्ट है। प्लस अगर हम लोग अपना चेंज करते हैं तो हमारे चेंज को भी जो डिटेल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी विक्रम ने बोला कि यूएस चेकआउट ऑनबोर्डिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको कंट्री पड़ती है। क्लाइंट चाह रहा है कि वो कंट्री यूजर की कंट्री हो हमेशा यूएस ना हो, तो हमको वो कंट्री लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि हमको कहीं यूजर के किसी ऑनबोर्डिंग फ्लो में या साइन अप फ्लो में कहीं डालना पड़ सकता है, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आना अपने क्लास को, तो इस तरह की चीजें पहले भी बोल रहे हैं कि हमको जो प्रोजेक्ट हमको मिला है उस प्रोजेक्ट में हमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। और ये खासकर तभी होता है जब हमारे पास प्रोजेक्ट नया होता है और वो पहले से ही कोड बेस होता है। एक होता है प्रोजेक्ट पुराना है, मतलब पहले से एक कोड होता है, जैसे डील पे वो काफी पुराना प्रोजेक्ट है हमारे पास, कोड बेस पहले भी था। तो ये वाला जो 3 प्रॉब्लम बताई है वो फर्स्ट फेज में जो आया होगा तब वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, सेकंड फेज में वो एप्लीकेबल इतनी नहीं होनी चाहिए। सेटअप की कॉस्ट, सेटअप का तो कोई एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही कर चुके हैं। सेकंड एफर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत नई चीज कहीं पे किसी चीज में जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग सपोर्ट वाले में आ रहे हैं तो हम लोगों ने सपोर्ट में कभी हाथ में लगाया, अब हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेगा। पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वापस उतने ही एफर्ट वापस लगाएंगे उसको समझने में, क्योंकि हमको बाकी सारी चीजें क्लियर है। तो जितना एफर्ट फर्स्ट टाइम में सपोर्ट को समझने में लग सकता था, उससे कम टाइम लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाकी चीजों का बहुत अच्छी तरह से समझ अगर एक्सेस चेंजेस नीड टू बी डन, तो अब यह सपोर्ट वाला सिस्टम को एनहांस करने के लिए अब क्लाइंट कहता है कि ये भी चाहिए, तो हो सकता है हमको नए कुछ और चीजें जनरेट करनी पड़े उसके अंदर सपोर्ट के लिए। तो पहले चैट सपोर्ट कुछ 2-3 पैरामीटर्स को लेता था, अब वो कह रहा नहीं, सपोर्ट एक्चुअली ये भी होना चाहिए, बाद में रेटिंग भी आनी चाहिए, मैं रेटिंग को शो कराऊंगा। और ये तो हो सकता है मुझे रेटिंग पूछने वाला नया मॉडल बनाना पड़े रेटिंग दिखाने के लिए। हमारे इसको मैं समझ सकता हूं ये रेटिंग यहाँ पे दिखेगी डैशबोर्ड, है ना, लेकिन हमने बाद में रियलाइज किया एक्चुअली रेटिंग में स्टोर तो मिल नहीं है, तो हम दिखाएंगे कैसे? तो हमारे काम का स्कोप था और हमने हाँ भरी थी, तो हम लोग क्लाइंट को बोल सकते हैं एक्चुअली हम लोगों ने ये देखा रेटिंग एज्यूम किया था कि अगर आप यहाँ रेटिंग बनाने को बोल रहे हो, दिखाने को बोल रहे हो तो रेटिंग होगी भी, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा रेटिंग तो है ही नहीं, तो बोला
लगा अच्छा रेटिंग बनाओ, तो अब इसका मतलब है कि हम उनको ये एफर्ट उसको बोलने पड़ेगी कि रेटिंग अगर बनानी पड़ेगी यहाँ पे और उसके और एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। ठीक है, इस पे और डिटेल में बात करेंगे, मैं तुम्हें शॉर्टली बता दिया, बट ये हाँ आपका ये पॉइंट है, ये मैंने नोटेड है, और भी 2-4 पॉइंट नोटेड है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हो, तो मैं आपको पहले से बता दूंगा कि ये पॉइंट है, मतलब पूरी साइकिल है, बट सारा एक साथ रन नहीं कर सकते। और भी डाउट है तो आप बोल दो, मैं आपको बता दूंगा कि हमारे प्लान में नहीं होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, बट ये वाला जो आपने पूछा ये मेरे में है। ठीक है। एक एनएसएस वाला भी है, हालांकि पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी शुरू में मैंने बताया ऑन द गो प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, किसी बीच में किसी फेज में है, उसके बीच में ये एनाउंसमेंट आ गया, तो वो एक सिनेरियो भी अभी हमको उस पर डिस्कस करना है कि उसको कैसे लेना है, इस पर्सपेक्टिव से कैसे लेना है और टेक्निकली कैसे लेना है। हाँ, आई थिंक सर ये भी होता है कि हमने ना कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई, हमने चेंज तो कर दिया, बट हम डॉक्यूमेंट्स में उनको अपडेट नहीं करते। हाँ, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिसाइड किया था, वो तीन रूल्स बनाए थे हम लोगों ने, तो वो अगेन इसमें भी कवर कर रहा हूँ मैं, एनहांसमेंट इफ एनहांसमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तब हम उसको कैसे एफर्ट करना है ना। हाँ, एफर्ट रिवीजन है उसका पार्ट है ना, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट है और कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अमंग द टीम। यस सर, ठीक है, ये 3 थे। और उसका जो भी है इम्पैक्ट क्या होता है, एक इम्पैक्ट एनालिसिस है, एक एफर्ट रिवीजन है, एक क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ताकि अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट केसेस पे अप्लाई होता है कि अगर कुछ चीज नहीं हुई तो टेस्ट केसेस आपको थोड़े से बदलेंगे या बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा सर, एक चीज़ और क्योंकि एक्चुअली होता है ऐसे जैसे अनाज में कुछ चेंजेस हुए। हाँ, सपना आप पूरा कर दो। it was हाँ सपना आप हाँ, जैसे मैं बोल रही जैसे अनाज में कुछ चेंजेस हुए, हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए। अब जैसे अभिनव टेस्ट करने लगे तो मैंने उनको बोला कि ये हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये रीजन था, मतलब हमें उनको ऐसे मैनुअली बताना, उन्होंने आसाना पे टास्क असाइन कर दी, फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि ये तो ना हमने इस रीजन से चेंज किया था, तो वो थोड़ा वो गैप हो गया उसमें, हाँ, तो उसे पता नहीं है, और उसका रीजन तो ये भी है कि वो नया है, हो सकता है कि विशाल को पता हो लेकिन उसको नहीं पता। हाँ, तो वो एक्चुअली अब पता नहीं है कि उसने ये क्यों नहीं किया कि डॉक्यूमेंट या डिजाइन में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो वही डॉक्यूमेंटेशन का काम, जैसा हम लोग लास्ट टाइम में डिजाइन करते, डॉक्यूमेंटेशन का काम सिर्फ कहीं लिख देना नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड चीज में भी इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अगर डिजाइन से रिलेटेड है तो डिजाइन में भी दिखना चाहिए, यस है ना। अगर कोई लॉजिकल चेंज है तो कहीं जहाँ पे भी लॉजिक या फॉर्मूला या जो एक्सप्लेन किया गया है उसके वहाँ पे भी दिखना चाहिए। यस राइट। और फिर उसके अकॉर्डिंगली सबको कम्युनिकेट करना है कि ये चीज हमने यहाँ चेंज की है, वो तो पैच है ना जो चेंज हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाना जरूरी है, सारे सबको एक साथ बैठा। यस हाँ कहूँगा। ठीक है। मेरे सर एक दूसरा पॉइंट ये है कि जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने प्रोजेक्ट को कॉस्ट कर दिया, मतलब बता दिया क्लाइंट को कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये हमारी कॉस्ट रहेगी। ठीक है, डन हो गया, वहाँ से स्कोप फाइनल हो गया, प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजर किस ले पॉइंट पे कैसे डिसाइड करेगा कि कॉस्टिंग जो हमारी मैनेजमेंट टीम मतलब मार्केटिंग टीम में डिसाइड कर दी है, तो रिसोर्स को भी हमें बोलना पड़ेगा ना कि वो पर्टिकुलर टास्क को एक दिन में कर पा रहा है, बट अगर हम उसको 4 दिन में मतलब ऐसा कि रिसोर्स की कैपेबिलिटी को 4 दिन में ही कर पाएगा, बट कॉस्टिंग हमने कम 2 दिन की कर रखी हुई है, तो इसको किस लेयर पर हम मैनेज करेंगे? रिसोर्स को अपग्रेड करेंगे, रिसोर्स से ज़्यादा काम करवाएंगे या कॉस्ट को इंक्रीज करवाएंगे? ठीक, मैं आपको वापस एक चीज बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो रफ एस्टिमेट दे रहे हैं, कॉस्ट एस्टिमेट दे देते हैं ना, वो जैसे मैंने बोला हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान में रख के नहीं देते। जैसे कोई प्रोजेक्ट कौन करने वाला है अभी उनको पता नहीं है ना, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन कैसी है कि मेरे पास ना एक बंदा है XYZ नाम है उसका, ठीक है, और मेरे पास 4 इसके मतलब क्लासेस बनी हुई है, एक तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है।
तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है और जो ऑब्जेक्ट है उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ खांचा ऑब्जेक्ट है, उस खांचे में बना हुआ एक ऑब्जेक्ट, तो क्लास एक खांचा है। तो हम लोग खांचे को ध्यान में रखते हैं, ना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पर्सन को नहीं देख रहे हैं कि कमल करने वाला है या विक्रम करने वाला है या प्रशांत करने वाला है या सकुन करने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक खांचा है जिसको मतलब वर्चुअली मेरे माइंड में क्रिएटेड है, हमारे माइंड में क्रिएटेड है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लारावेल रिक्वायर्ड है ना, और अगर लारावेल है तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स बैकएंड पे डेटाबेस की स्किल्स रिक्वायर्ड है, प्लस अगर फ्रंट एंड हमारा व्यू के अंदर बन रहा है तो प्योरली लारावेल है, मतलब व्यू जो ब्लेड है उसमें बन रहा है। तो अगर ऐप है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक दो बंदों की जरूरत है, एक बैकएंड एक फ्रंट एंड ना। फ्रंट एंड पे मैं एक जो रिक्वायर्ड है, जो मैंने उसकी फंक्शनलिटीज देखी है उसको रिलेटेड के रियलाइज हुआ कि मेरे को कोई 2 ईयर एक्सपीरियंस का फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस का मेरे को बैकएंड डेवलपर चाहिए। मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने अभी किसी को असाइन नहीं किया, कम ज्यादा अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने 2 ईयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉस्ट दी है। 2 ईयर के एक्सपीरियंस को मेरा जो ऑफिस है वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है ना, बाकी रिसोर्सेज की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टाइम का क्या चल रहा है, मैंने उसके मार्केटिंग टीम ने उस बेसिस पे इसको कॉस्ट दी है, ना कि किसी पर्टिकुलर बंदे को। अब मान लो कि 2 ईयर के बंदे की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हम लोगों ने जो बैकएंड डेवलपर है वो दिया 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला, जिसका एग्जाम हुआ। तो हम लोग 2 दिन बोला, लेकिन उसने दिए 4 दिन, राइट। उसको 4 दिन लगे या 5 दिन लगे, ज्यादा लगा जितना हम लोगों ने उसका एस्टिमेट किया। तो यहाँ क्या गड़बड़, तो ये गड़बड़ नहीं है, ये ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में बताया, हम लोगों ने जो एस्टिमेट दिया, अगर सिर्फ वर्किंग डेज का बोल रहा हूँ, वर्किंग डेज में बोला जैसे 40 दिन लगे, लेकिन हम लोगों ने एक ही पर्सन का दिया एफर्ट, ठीक है। तो अब मैं 2 पैरेलल में, लेकिन मेरी एक्चुअल जो डिलीवरी जो टाइम है ना वो मैं ज्यादा बढ़ा सकता, क्योंकि जो मैं प्रोजेक्ट प्लान बना रहा हूँ ना, अब मैं प्रोजेक्ट प्लान जो बना रहा हूँ वो उस बंदे को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ जो करने वाला है एक्चुअली। तो कॉस्ट तो उस बंदे के लिए दी है जिसका नॉर्मल कॉस्ट मेरे को पड़ रही है ना। और आपको जो 1 ईयर वाला है और 7 ईयर वाला है उसकी कॉस्ट में भी डिफरेंस होगा, उसकी स्किल सेट में क्योंकि डिफरेंस है। तो जो 2 दिन में करने वाला था वो 4 दिन में कर रहा है, तो वो वहाँ बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो 40 दिन का काम बोला था है ना, वो मैं डिलीवर तो 80 दिन में कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट लेकिन 40 दिन की लग रही है, क्यों? क्योंकि मैंने निकालवाया, तो वो वैसे बैलेंस होता है। इक्वेशन वही है, तो x 2x की बजाय 2y कर दिया और x सिंगल कर दिया, और जो भी वो इक्वेशन बने, फाइनली जो सम है ना वो उतना ही बनेगा। नहीं तो जो हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यहाँ से कॉस्टिंग तो मतलब सिंक हो गई हमारी, है ना, कि हमने कम वैल्यूएबल रिसोर्स यूज किया तो हमारी कॉस्टिंग एडजस्ट हो गई। लेकिन हम जब कॉस्टिंग बोल रहे होते हैं क्लाइंट को, तो हम डिलीवरी भी तो बोल रहे होते हैं ना, हम 40 दिन में करके देंगे आपको। अब वो रिसोर्स ही हमारा 4 दिन में काम करती है, ऑफिस में डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। हाँ, तो मैंने वही तो बोला कि 40 दिन का काम है एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मेरे फ्रंट एंड और बैक एंड में दो दिन लग रहे हैं ना एक साथ, समझे नहीं? मैंने एक पर्सन के हिसाब से एस्टिमेट दिया वर्क डे एफर्ट की, और डिलीवरी टाइमलाइन तो मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, देखो ना इस सेकंड स्टेप में दे रहा हूँ, सेकंड स्टेप में दे रहा हूँ क्यों एक्यूरेट डिलीवरी टाइम, क्यों? क्योंकि मेरे को जो रिसोर्सेज हैं एलोकेशन वो यहाँ होगा, टास्क डिवीजन यहाँ होगा, उनका क्या करेगा, कितना पैरेलल हो सकता है, कितना पैरेलल नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे ही पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट डिलीवरी टाइम है। हाँ, क्लाइंट ये बोल सकता है यार एफर्ट में तो आपने 20 दिन बताया था, है ना, और आप डिलीवरी 40 दिन बात कर रहे हो, ये क्यों, है ना? तो हम उसको समझा सकते हैं कि बिल्कुल आप बोल रहे हो सही है, क्योंकि एफर्ट हमारे उतना लगने वाले हैं, बट गिवन जो हमारा जो अभी बैंडविड्थ है या जो है उसके बेसिस पे हम जो टेस्टिंग एफर्ट लग जाएगा, उसमें ऑलमोस्ट हमको 40 दिन लग जाएंगे। कुछ चीजों के लिए हमको इंटरमीडिएटली भी वेट करना पड़ता है, डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमको ऑफकोर्स टेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। तो टेस्ट केसेस भले ही पैरेलल ही लिखे जा सकते हैं, बट टेस्टिंग जब होगी तो उसके लिए तो डेवलपमेंट वेट करेगा जब उसके बाद बग्स आएंगे। तो
एक अच्छी टेस्टिंग साइकिल रन करने के लिए, एक अच्छा डेवलपमेंट साइकिल रन करने के लिए, डेमोज रन करने के लिए आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो एफर्ट ऑलमोस्ट 20 दिन के लग रहे हैं, बट मैं डिलीवर आपको 40वें दिन करूंगा। ये हम उनको मार्केटिंग टीम कम्युनिकेट करती है। तो एक्चुअल वर्क डे एफर्ट अलग है और डिलीवरी टाइम अलग है। ओके वर्क डे हमेशा हम मान लो 20 दिन के ही पैसे ले रहे हैं, लेकिन हमको डिलीवर 40 दिन में, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाती है क्योंकि उनको ऑलरेडी कितने दिन लग रहे हैं, बट राइट। तो वो उनके साथ कम्युनिकेटेड है मार्केटिंग। ये ऐसा ही हम लोग शुरू से करते हैं। हाँ, कोई बोलता है नहीं यार मुझे तो 20 दिन में करना है, मेरे को लगाओ 2 एफर्ट अभी आज ही से लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा। तो हम उसको ये बोलते हैं बात यहाँ पे बात पैसे की नहीं है, अवेलेबिलिटी की है। मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से उठा के थोड़ी लगा दूंगा, वो भी मेरे क्लाइंट है, आप भी क्लाइंट हो। ठीक है। तो मैं अगर मेरा खाली बैठा होगा तो मैं कहूँगा हाँ डेफिनेटली मेरा एक रिसोर्स खाली है, मैं आज ही से लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 40 दिन की जगह ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके बता देता हूँ कि 30 दिन में 35 दिन में कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, पर उससे नीचे नहीं हो पाएगा। तो फिर ठीक है, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, जितना एडजस्टेबल होगा वो उतना करेंगे, क्लाइंट को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बट वो चीज कम्युनिकेटेड रहते हैं, उसमें कभी हम लोग वैसा नहीं करते कि उन्होंने 20 दिन का बोला था और फिर हम लोगों ने 40 दिन लगा दिए, वो नहीं। डिलीवरी टाइम और कॉस्ट एफर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं और वो अलग अलग से ही कम्युनिकेट होती है। मतलब अलग अलग चीजें एज अगर मेरे को 4 चीजें बतानी है क्लाइंट को तो वो अलग अलग ही जाती है। और कोई डाउट नहीं, मतलब डाउट नहीं, बेसिकली थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया ये। मतलब मार्केटिंग टीम ने अपना काम तो किया ऑलरेडी बफर लेकर के, ठीक है, बट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे पास प्रोजेक्ट आया और हमको अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि आपको ये टास्क अचीवेबल है, आपको 20 दिन में निकाल करके देना। पता है वो कहीं जाके फंस जाएंगे, टेक्निकली कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केटिंग टीम इनके बीच में सिंक चीज़ें कैसे होती हैं? क्या वो इतना ज्यादा बफर लेके चलते कि अगर रिसोर्स हमारा फंस गया तो ठीक एडजस्ट हो जाएगा? वो हमको गैप लेके चलना ही पड़ता है। मतलब किसी भी जैसे वही बताया ना आपको कि हमको चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि क्या चैलेंजेस आने वाले। ओके, हमारा रिसोर्स कहाँ पे अटक सकता है, तो हम उसके लिए पहले से बफर लेते हैं कि ये है, या फिर हम लोगों ने अगेन हमारा जो रूल है वो ये है कि अननोन जो पॉइंट्स होते हैं उनको पहले कवर करते हैं हम लोग। अगर हम अननोन पॉइंट्स या हमारे लिए हमारी टीम के लिए, मतलब एक होता है कि जैसे वैभव आपके अंडर में काम कर रहा है तो हो सकता है कुछ अननोन पॉइंट उसके पर्सनल लेवल पे उसको नहीं पता कि इस टाइप से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। बट हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो उसको पता है कि इस टाइप से कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही वो मेरे को पता है चैलेंज आएगा वैभव के साथ, आप मतलब अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको पता है कि वैभव कहाँ पे अटकेगा। किसको पता है? अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जो अपनी टीम की अपनी खुद की और अपनी टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को अच्छी तरह समझता हूँ, प्रैक्टिकली देखता हूँ उन चीजों। तो अगर आपको वैभव का पता है कि ये 4 चीजें तो अच्छी कर लेगा, ये एक चीज में अटकेगा, इसके लिए मैं पहले से ही किसी को बोल देता हूँ कि वो वैभव की हेल्प कर दे या उसको समझा दे और उसका पीओसी करवा लो। अगर बिल्कुल ही नया है, हमारी टीम में किसी ने नहीं करा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक कनेक्टिंग क्यूब वेबसाइट में इंटीग्रेट नहीं किया और हमको करना है ना, या कोई चैट सिस्टम हमको लगाना है कनेक्टिंग क्यूब जैसा वेब में, तो अब वो हमारी है वो चीज वो जो हमको पीओसी करनी है। AWS से रिलेटेड कोई आया कोई टास्क के भाई AWS पे हम कैसे मूव करेंगे, कैसे सॉरी वो S3 में हम लोग मूव करनी है, तो उसका हम लोगों ने पहले पीओसी करा कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोड लिया, एग्जीक्यूट किया, 2-4 ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखी, फाइल अपलोड करके देखी, फाइल डिलीट करके देखी, फाइल रीड करके देखी, मल्टीपल फाइल्स का बंच करके जिप करके देखा अगर हमारे स्कोप में है वो। तो ये चीजें आप करके देखते हो और इन चीजों से आप श्योर हो जाते हो कि ये चीजें कर पाएंगे। तो आपकी पीओसी होगी, आपका कोड थोड़ा सा जो पीस ऑफ कोड है, जो कोड है वो भी जनरेट हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें एक जगह जाके उसको सही जगह लगता। तो ये हम लोग वैसे करते हैं। तो अगेन इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज हो सकता है कोई टेक्निकल, या टीम लेवल पे भी पूरा का पूरा टीम लेवल पे भी चैलेंज हो सकता है टेक्निकल। तो जैसे आप मुझे बोलोगे कि मुझे डिप्लॉय करना नहीं आया अभी, लेकिन उसके लिए तो मैं हूं ना,
मैं करूंगा डिप्लॉय, आप टेम्पलेट बोले तो आप तो करो, कितना टाइम लगेगा कैसा टाइम लगेगा मुझे पता है ना। तो आपके लिए भले ही वो इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज है, आप करने जाओगे तो हो सकता है आपको 2-3 दिन लग जाए उसमें, लेकिन मैं जब करवाने जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, है ना। तो बात ये अब एक चीज होगी जो मैंने भी नहीं करी कभी, जैसे हम लोगों ने अभी कभी पाइपलाइन बिल्ड नहीं करी है, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। एक बार मैंने ट्राई किया था, वो बिटबकेट के थ्रू नहीं हुआ था, उसमें एरर आ गया, है ना। फिर मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन अब हमारे को रिक्वायरमेंट है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करना पड़ सकता है, तो हम उसके लिए चैलेंज को पहले से भी फोरकास्ट कर पाए, और कुछ एक किसी प्रोजेक्ट में कब पर्टिकुलर चैलेंज आएगा उसको भी देखेंगे कैसे आते हैं। चैलेंज तो आएंगे देखो, है ना। जहाँ हम 10 दिन करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 40 दिन में डिलीवरी बोली और आप लगा रहे हो 80 दिन, वो नहीं हो रहा। 40 के अगर आप 42, 43, 45 हो जाएंगे तो क्लाइंट एडजस्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि आपने कुछ तो बना के दिया, और आप बोल सकते हो सिर्फ ये पॉइंट रह गया है हमारा, बाकी सब आप टेस्ट कर सकते हो, तब तक हम इसको पैरेलली रन करेंगे। तो आप 33वें दिन जब उनको बोल दोगे कि आप ये फीडबैक आप करो, तब तक हम इस पॉइंट को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैलेंजिंग पार्ट था और इसको हम लोग अभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, तो एडजस्ट कर ले। बट हाँ, आपको थोड़ा सा उसमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ ये एक वो थी प्रोग्राम, तो लेकिन हाँ ये इसमें एडजस्ट नहीं करेगा कि आप 40 दिन का बोल रहे हो और 80 दिन लगा रहे हो विदाउट एनी जस्टिस। तो उस चीज से तो बिल्कुल बचना है, तो उस इतना गैप ना हो, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है। थोड़ा बहुत क्या होगा, 2-4 दिन इधर 2-4 दिन इधर होगा, डेफिनेटली होगा। क्लाइंट काफी सारे क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, और जो बुरे भी होते हैं वो भी फिर भी 1-2 दिन का लेवरेज देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट बहुत ज्यादा गैप ना हो वाला, उसके लिए ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्सरसाइज तो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, है ना। और कोई सवाल? शुभांशु, सपना, नहीं सर। विक्रम, नहीं सर। नो सर। पूछ रहे नो सर, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो एक वैसे तो मेरे करीब 1.5 घंटे हो गए, तो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं मंडे को थोड़ा टाइम निकाल के एक प्रोजेक्ट पे ये एक्सरसाइज, ये दो स्टेप्स कम से कम रन भी करते हैं। मतलब मेरा तो कोशिश ये थी कि मैं आज ही रन कर दूं, पर ठीक है, थोड़ा और आधा पौन 1 घंटा मंडे को निकालते हैं और इन 2 एक्सरसाइज को किसी छोटे प्रोजेक्ट में रन करेंगे, बट हाँ करके देखें। वर्चुअल स्टार्ट नहीं कर लेंगे सर, मतलब ऐसे तो प्रोजेक्ट बड़ा है, लेकिन उसमें जो भी टास्क है छोटा सा ही है, सिंपली स्ट्राइक ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड 2-3 टास्क है, तो ठीक है, उस पे कर लो। ऑनबोर्डिंग वाला कंसेप्ट वैसे भी लोगों को क्लियर है, तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें अनक्लियर होंगी और उसमें मैं एक्सरसाइज रन करूंगा तो इतना शायद इम्पैक्ट ना पड़े। बट अगर कुछ चीजें पहले से अननोन है, ग्राउंड सेट होता है, तो आप क्या करते हो, कुछ चीजों को आइडियल रख के जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे हमारा काम है कि ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन रन करना, मॉड्यूल डिवाइड करना, सब टास्क डिवाइड करना, सब टास्क बनाना, ये सब ठीक है ना। ये करते हैं, उसका भी अपना टास्क बना देंगे और साथ में वो तैयार हो। ठीक है। चलें फिर जी और करें। Yes. ओके चलो गाइस, ओके, थैंक यू सर। कोई भी कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट वाले में पहले ही पूछ लेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन जो होगा मैं पूछूंगा आपसे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो कोई भी आए इससे रिलेटेड माइंड में आए, अपने टास्क पे मेंटली भी रन करने की कोशिश करो, जो भी आपका टास्क है ना। अगर आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल रहा है बीच में, थोड़ा मेंटली रन करने की कोशिश करो, तो हो सकता है आपके 1-2 और डाउट आ जाए। ओके सर। ठीक है, ओके चलो गाइस, थैंक यू।